एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। गाइस सब जानते हैं मेरा पेपर चला है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और कमेंट्स भी मैंने देखे थे, तो बस इतना ही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और बाकी सबके लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। और मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ, आज 18 तारीख है, 18 दिसंबर है। कल मेरा एग्ज़ाम है, कल 19 दिसंबर है। तो 19 दिसंबर को जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो फिर 20 को, फिर 21 को, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, शायद इतनी तारीख तक ना लगातार वीडियो आएँगी। 20 तारीख से लेके 23-24 तारीख तक लगातार वीडियो आएँगी, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होगा उस टाइम पे, और फिर 24 तारीख के बाद एग्ज़ाम होगा। डेट देख लेना है, डेट के हिसाब से डेट शीट तो मैंने दे ही रखी है, पोस्ट में जाके स्क्रॉल करना, देख लेना। तो अब आते हैं अपनी वीडियो पे। एपिसोड 200 में आप तो देख ही चुके होंगे। तो क्या हुआ था, फेंगयुआन ने यहाँ पे भाई इतने सारे लोगों को कैप्चर कर लिया था, फॉर्मेशन भाई बना के वहाँ पे लपेट दिया सबको और लेके चला गया सीधा। और बहुत सारे लोग जो भी क्लैन के लोग थे वो सब परेशान हो गए थे। यहाँ पे हेवनली कोड भी थोड़ा बहुत हिल गया था देख के। और साथ में साउथर्न बॉर्डर तो क्या ही बोले, साउथर्न बॉर्डर के सारे क्लैन जितने भी थे, पता नहीं सारे के सारे करीबन 13 क्लैन्स होंगे। 13 के 13 क्लैन हिल गए थे चीज़ देखकर कि भाई ये क्या सीन हो गया। इतने खतरनाक एक्सपर्ट चले गए। साथ में यहाँ पे तो शिया क्लैन की बंदी भी थी जो कि रैंक 8 बंदी थी, वो तक कैप्चर हो गई। तो ये सब देख के सब हिल गए थे। लास्ट एपिसोड हमने ये देखा था कि उन लोगों को कैप्चर कर लिया गया था, और अब शायद फेंगयुआन यहाँ पे रैंसम मांगेगा, यानी फिरौती या जो भी मांगता है वो सब मांगेगा। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सीन दिखाया जाता है सेविनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर। कुछ दिन बाद फेंगयुआन का टाइम पाथ क्लोन फिर से मिनी ग्रीन हेवन के इमॉर्टल फॉर्मेशन के सामने आया। टाइम पाथ का क्लोन कहता है केयरफुल रहना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर्मेशन स्पीड कहती है ओके। साइड में यिंग वुशी खड़ा था, थोड़ा सा टेंस था। एक प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी ड्रीम रेलम में गया, और थोड़ी देर बाद शिया चाका पैर पकड़ के उसे बाहर खींच के ले आया। सब कुछ फुल केयरफुल था, यानी अच्छे से किया गया था। शिया चा एकदम डीप स्लीप में अभी भी सो ही रहा था। फेंगयुआ ने सिर्फ आधा बॉडी बाहर निकाला, और जो अपर हाफ हिस्सा था, यानी जो मान लो सर और पेट तक जो हिस्सा है, वो अभी भी ड्रीम रेलम के अंदर है, और बस पैर से लेके वो कमर तक का हिस्सा बाहर था। यानी लोअर हाफ बॉडी बाहर थी। इमॉर्टल प्राइमेसी स्टमक के पास होता है, इसलिए काम चल गया था, क्योंकि इसको प्राइमेसी से कुछ काम था, इसलिए कमर तक का हिस्सा बाहर निकाला था, और वहीं पे प्राइमेसी होता है, यानी वही दंतियान या स्टमक जो भी तुम कहते हो वहाँ पे वो रहता है, ठीक है। अब फेंगयुआन का मेन बॉडी आया। उसने तुरंत ही इमॉर्टल किलर मूव ग्रेट थीव घोस्ट हैंड एक्टिवेट करा। घोस्ट हैंड धीरे धीरे शिया चा के इमॉर्टल प्राइमेसी की तरफ चला गया, पर कुछ टच करने से पहले इसकी बॉडी पर टाइम पाथ दावमार्क शाइन करने लगे। एक पैसिव टाइम पाथ डिफेंस था जो स्लीप में ही ऑटो एक्टिव था, और ड्रीम रेलम के अंदर ये डिफेंस काम नहीं करता, और घोस्ट हैंड भी ड्रीम रेलम में काम नहीं करता, इसलिए शिया चा को बाहर खींचना जरूरी था। फेंगयुआन बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही ट्राई कर चुका था। उसने पहले सॉल्यूशन निकाल लिया था। फेंगयुआ ने दूसरा किलर मूव एक्टिवेट करा, तुरंत ही दावमार्क डिम हो गए, और ग्रेट थीव घोस्ट हैंड इस बार सक्सेसफुली इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर घुस गया, उसके एनिमी वाले के शियाचा के, और उसके अंदर से जाके निकाल आया। फेंगयुआ सोच में कहता है शियाचा का डिफेंस हेवनली कोड जैसा स्ट्रांग नहीं है, और टेम्पररी अरेंजमेंट लगता है, इसलिए मैं इतनी जल्दी से इसे सॉल्व कर पाया। यानी अगर तुम सीन नहीं समझे तो एक सिंपल सा सीन हुआ था। फेंगयुआ यहाँ पे क्या कर रहा था, देखो इन लोगों को तो इसने पकड़ लिया है। अब ये क्या है ना, ये सारे लोग सो रहे हैं, ड्रीम रेलम के अंदर भी हैं और सो भी रहे हैं। अब फेंगयुआ ने क्या करा, ड्रीम ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी होती है ना, उस बॉडी को अंदर भेजा ड्रीम रेलम के। वो अंदर गई, वहां से जाके उसने बॉडी का हिस्सा पकड़ा, जो शियाचा बंदा था उसका बॉडी का हिस्सा पकड़ा, उसे बाहर लाया। और शियाचा को मैं यार पता नहीं क्यों लड़के जैसा क्यों मानने लग गया। शियाचा असल में एक लड़की है, ठीक है। तो उसको बाहर लाया, उसके पैर से लेके जो कमर तक का हिस्सा होता है ना, उसे बाहर लाया। और बाहर लाने के बाद सिंपल सी बात है, उसका जो दंतियान यानी जो प्राइमेसी होता है उसके पेट के पास है, उतना हिस्सा उसका बाहर था। उसने किलर मूव चलाया अपने घोस्ट हैंड वाला, जिससे वो गू चुराता है। उसने चुराने की कोशिश करी, लेकिन भाई वो मतलब चोरी नहीं हो पाया, क्योंकि देखो शियाचा ना एक रैंक 8 की बंदी है, उसको भी फेंगयुआन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। तो उसने कोई टेम्पररी डिफेंस बना रखा होगा कि अगर फेंगयुआन का घोस्ट हैंड आए, या कोई भी तरीके का टाइम पाथ मूव या कैसे भी ऐसा कुछ आए, तो उसको थोड़ी देर के लिए डिफेंस कर पाए। उसकी बॉडी ऑटो एक्टिव रहता था उसके अंदर। तो अब ये जब सीन हुआ तो भाई वो चुरा ही नहीं पाया। अब क्या हुआ, फेंगयुआन इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर था। उसने एक दूसरा किलर मूव यूज़ करा, जिससे क्या हुआ, इस बार उसने चुरा लिया। और ये जो उसने इस बार चुराया ना, तो इस बार इसलिए चुरा पाया क्योंकि जो अच्छा खासा डिफेंस नहीं था ना शियाचा का, इस वजह से। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब टेम्पररी अरेंजमेंट था, सीधा सा बोले ना फेंगयुआ ने, टेम्पररी अरेंजमेंट था, इस वजह से सॉल्व आराम से कर लिया फेंगयुआ ने 2 मिनट में, और काम बन गया। ये जो डिफेंस था सिर्फ रैंक 7 था। फेंगयुआ ने अपने टाइम पाथ इमॉर्टल गो प्लस मॉर्टल गो यूज़ करके आराम से तोड़ दिया। फेंगयुआ सोच में कहता है रिवर ऑफ टाइम वाला प्लान में काफ़ी मॉर्टल गो और रैंक 6 टाइम पाथ इमॉर्टल गो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। देखते हैं शियाचा से क्या मिलता है, इसके पास भी कुछ मिल जाए। घोस्ट हैंड वापस आया, और थोड़ा सा अनस्टेबल था, मुट्ठी बंद थी, और अंदर कुछ स्ट्रगल कर रहा था। फेंगयुआ
फेंगयुन खुश हो गया। यिंग वुशी देखते हुए कहता है ऑसम, पहली ही ट्राई में रैंक 8 इमॉर्टल को चुरा लिया, बहुत बढ़िया। तब फॉर्मेशन स्पिरिट बोलता है, फॉर्मेशन स्पिरिट कहता है मास्टर शियाचा की सोल में डिस्टरबेंस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो सकती है। टाइम पाथ का जो क्लोन था वो सीरियस हो गया, उसने तुरंत ही ड्रीम, ये जो ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिजिक है ना, शियाचा को वापस ड्रीम रियलम के अंदर ही फेंक दिया कि जा तो दोबारा सो जाके। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद जब कंफर्म हुआ कि शियाचा अब दोबारा से स्टेबल हो गई है, यानी दोबारा से स्लीप में चली गई है, तब वापस से उसकी पैर खींच के बाहर निकाल लिया। आधी बॉडी। नॉर्मली आधा बॉडी ड्रीम realm में होने से इमॉर्टल जाग सकता है, पर शियाचा टाइम पाथ कल्टीवेटर थी, इसलिए उसका वेकअप टाइम बहुत शॉर्ट था, यानी वो बहुत जल्दी जाग सकती थी दूसरों के मुकाबले में। इस चीज़ का फेंग युआन को पहले से आइडिया था, इसलिए अब सबने मिलके देखा कि अब ये जो गू आएगा कौन-सा आ रहा है ना? कौन-सा इमॉर्टल गू चोरी हुआ है। तो वो जो गू था ना वॉयलेंटली स्ट्रगल कर रहा था, पर रैंक 9 किलर मूव घोस्टली कंसीलमेंट के सपोर्ट से कंट्रोल में तो जैसे-तैसे था। अब पता चलता है कि ये जो रैंक 8 इमॉर्टल गू था ना, स्टील करना पॉसिबल है, लेकिन देखो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन पॉसिबल है। फेंगयुआन का जो घोस्ट हैंड है ना, आराम से कर लेता है रैंक 8 का। बस क्या होता है ना, कभी-कभी प्रॉब्लम आती है थोड़ी-थोड़ी, वो तब जब यार उसका ओनर जागा हुआ हो। ओनर जागा रहेगा तो हो सकती है प्रॉब्लम, अदरवाइज़ ओनर देखो अभी सो रहा है तो थोड़ा बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कंट्रोल में है। थोड़ी देर बाद फेंगयुआन ने उस इमॉर्टल गू को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया। फेंगयुआन का ये गू हो चुका था रैंक 8 वाला। अब इस गूवर्म का लुक देखते हैं थोड़ा। ये गूवर्म मिल्की व्हाइट सिल्कवर्म जैसा था, अडल्ट इंडेक्स फिंगर जितना साइज का था, वेट इसका चिकन एग जितना होगा और टच करने पर बेबी के चिक्स जैसा सॉफ्ट था। इसके हेड पर छोटा सा ग्रीन लीफ था, बिल्कुल एक मलबेरी टाइप लीफ जैसा था। जब सिल्क वॉर्म बॉडी कर्ल करता तो पूरी लीफ बॉडी को एकदम ऐसे चिपका लेती और एक पत्ते टाइप का शो करते कि एक पत्ते टाइप का जैसा दिख रहा है। इस गू का ऑरा फुल पावरफुल था, क्योंकि ये रैंक 8 का टाइम पाथ वाला इमॉर्टल गू था। पर एग्जैक्टली कौन-सा था फेंगयुआन श्योर नहीं था। फेंगयुआन सोच में कहता है शायद ये रैंक 8 स्प्रिंग गू है। स्प्रिंग गू अकेला यूज़ करो तो एरिया में स्प्रिंग सीज़न आ जाता है। आइस मेल्ट हो जाती है एकदम, मतलब एकदम वो जो गर्मियों में सीज़न होता है ना, थोड़ा-सा गर्म हवा वाली चलने का बढ़िया सा लगता है वैसा टाइप का। नए स्प्राउट सूख जाते हैं, ऐसे टाइप का हो जाता है। अननोन इमॉर्टल गू को यूज़ करना रिस्की होता है। उसकी पावर समझने के लिए टेस्ट करना पड़ता है और डेंजर भी होती हैं चीज़ें, इसलिए। फेंगयुआन ने अभी टेस्ट नहीं किया था। उससे एग्ज़ैक्ट आंसर शियाचा की बॉडी में मिल सकता था। अगर वह सोल सर्च करे तो। इस गू का स्टेटस क्या होगा, इसका यूसेज क्या होगा, और स्प्रिंग सीज़र वाला मूव था ना, उसका किलर मूव, वो पंखे टाइप वाला, फैन वाला, वो सब जितने भी मूव थे, इस मूव का कोर बना के यूज़ करे गए थे। यानी इस इमॉर्टल गू को कोर बना के वो मूव यूज़ करे गए थे, तो समझ आ जाएगा कि क्या मैटर चल रहा है इस सब चीज़ों में, तब पता चल जाएगा। पर अभी सोल सर्च पॉसिबल नहीं था। रैंक 8 सोल ईज़ी नहीं होती। प्लान क्लियर था कि पहले सोल को एक्सट्रैक्ट करो, बॉडी से अलग करो, फिर सोल को टारगेट करेंगे। सोल एक्सट्रैक्ट भी टाइम लेगा। उससे पहले फेंगियो ने डिसाइड किया कि शियाचा की जो बॉडी है ना, सारे के सारे गूम चुरा लो, इसको भाई निहत्था कर दो एकदम। सेम मेथड रिपीट हुआ। सेकंड ट्राई में ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड ने सिर्फ रैंक 5 मॉर्टल गू ला पाया। फेंगियो सोच में कहता है लगता है ना, अनलकी ईयर का इफेक्ट खत्म हो गया है। मेरी और शियाचा की जो लक है, अब गैप कम हो गया है, इस वजह से मेरा जो लक है थोड़ा सा कमजोर हो गया है और मैं अच्छे वाले गू नहीं निकाल पा रहा। रैंक 8 इमॉर्टल खुद ही हाई लक वाले होते हैं और लक बूस्ट के मेथड भी रखते हैं। फेंगयुआन की लक पाथ इनहेरिटेंस इनकम्प्लीट थी। वो रैंक 8 से ज़्यादा लकी था, पर फेंग जीजी जैसे लोगों के सामने काफ़ी नहीं था। रीज़न समझने के बाद फेंगयुआन ने कहा, शियाचा पे अनलकी ईयर लगाता रहा, ताकि मतलब थोड़ा बहुत होता रहे कि कुछ हो जाए। अनलकी ईयर एक ऐसा गो है जिससे तुम्हारी लक कुछ टाइम के लिए बूस्ट हो जाती है। दूसरा, और बार-बार ना ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड यूज़ करता रहा। 10 दिन सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर ही निकल गए। रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे मॉर्टल गू उसने चुरा लिए और 4 इमॉर्टल गू मिले। ये सेट कंप्लीट तो था, जैसे इसमें मिला था उसको क्या, जो इमॉर्टल वाले गू थे उसमें क्या मिला, पहले उसे स्प्रिंग मिला था, अब उसे मिला समर, फिर उसके बाद मिला ऑटम, फिर मिला विंटर। 4 एकदम सीज़न के मिल गए उसे गू। स्प्रिंगू व्हाइट सिल्कवॉर्म जैसा था, वो लीफ वाला पत्ते की शक्ल वाला रैंकेट का। और यहाँ पे जो समरगू था वो था ब्लैक मस्कीटो जैसा, पाम साइज का था, 6 उसके पंख थे और कलरफुल शाइन था, और ये रैंकेट का था। उसके बाद मिला था उसे ऑटम गू, ये था डार्क रेड, एकदम अजीब टाइप का लग रहा था ये। क्रिकेट क्रिकेट सॉरी कह रहा हूँ, एशिएंट वुड जैसा था और ऐसा रोने जैसी इसकी शक्ल टाइप की थी, और ये था रैंक 7 का ऑटम गू। उसके बाद था लास्ट विंटर गू, पूरा एकदम भाई ग्रे, पूरा ग्रे, कोल्ड एयर निकल रही थी इसके अंदर से, पूरा ग्रे था। ऐसा लग रहा था पानी की बूंद है ना, एकदम पानी की बूंद ऐसे गिर रही है, उसके आस-पास एकदम भाई ग्रे-ग्रे ऑरा निकल रहा है, ग्रे-ग्रे पूरा कलर है इसका। इसका तो थंबनेल बनाने की कोशिश करूँगा मैं, देखना। इसको मैंने देख रखा है ना ग्रे वाले गू को। आगे देखते हैं। इसके बाद और इमॉर्टल गू नहीं मिले, सिर्फ मॉर्टल गू ही निकल रहे थे। फेंगयुआ सोच में कहता है लगता है शियाचा के पास बस यही 4 इमॉर्टल गू थे।
और ये बिल्कुल हाई फैन जैसा ही केस था। हाई फैन के पास भी कम गू थे, पर ईयर फ्लो लाइक अ वाटर ने वर्ल्ड लेवल बेनिफिट दिया था। अब फेंगयुआन के पास 2 रैंक 8 के और 2 रैंक 7 सब टाइम पाथ वाले इमॉर्टल गू आ चुके थे। टाइम पाथ की ह्यूज डिमांड का गैप फिल हो गया था, पर उनको सही से यूज़ करना अभी भी बाकी था। सोल सर्च ज़रूरी थी। गू निकालते ही प्रेशर कम हो गया। अगर शेयर जाग भी जाए, तो भाई बिना गू के तो वो निहत्थी क्या ही कर लेगी ना। वही बात हो जाएगी, टाइगर तो है लेकिन बिना पंजों के। प्लान क्लियर था कि पहले जितने भी कैप्टिविस्ट हैं उन सबके इमॉर्टल को चुरा लो। दूसरा, उन सबकी जो सोल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। तीसरा, बॉडी को विल से टेम्परली कंट्रोल करो, यानी उनकी बॉडी में विल सेंड करके उनकी बॉडी को कंट्रोल पा लो। और चौथा लास्ट, उनके इमॉर्टल प्राइमेसी को लूट डालो, यानी प्राइमस गू तो लूट लिया, प्राइमेसी के अंदर भी तो बिजनेस वाले रिसोर्स होंगे ना, उन सबको भी लूट डालो। पर एक प्रॉब्लम आई, इमॉर्टल एसेंस ऑलमोस्ट खत्म था। क्यों? रिसेंट टाइम में क्या हुआ देखो, इमॉर्टल फॉर्मेशन बनाई भाई ने, इतना खतरनाक लड़ाई करी थी पिछले एपिसोड में, है ना? इतनी बड़ी-बड़ी फाइटें हुई, बिग फाइट। फिर नई-नई फॉर्मेशन और बनानी पड़ गई इन सबको, बस मतलब कंट्रोल में रखने के लिए, सुलाने के लिए, यहाँ पे रखने के लिए, इनका बेस बनाने के लिए। और प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी थी ना, उसका भी यूज़ करा गया, उसमें भी लग गई चीज़ें। और अभी लास्ट घोस्ट हैंड का कितनी बार यूज़ करा गया है, कितनी बार, हर बार घोस्ट हैंड गया है, कभी मॉर्टल गूल आ रहा है, कभी मॉर्टल गूल आ रहा है, और सबकी बॉडीज़ पे यूज़ करा है, तो मान के चलो 70 से 80 बार तो घोस्ट हैंड यूज़ हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा एसेंस खर्च हो गया था इसके चक्कर में। ट्रेज़र येलो हेवन में ईयरगू बिज़नेस फ्लॉप था, ड्रैगनफिश भी इनफ नहीं थे, और डांगुन माउंटेन तो भाई क्या बोले, वो तो अभी रिकवरी हो रहा है, तो वहाँ का तो छोड़ ही दो, वहाँ से तो अभी पैसा आने से रहा। पर फेंगयुआन अभी भी शांत था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, "हा, हा, हा, अब साउथर्न वाटरफॉल्स की ब्लीडिंग स्टार्ट होगी।" यानी उनके खून के दिन आने वाले हैं, रोने वाले, खून के आँसू रोने वाले दिन। आगे पता चलता है कि इमॉर्टल एसेंस स्टोन का अब वहाँ से चोरी, मतलब वो लेगा, चोरी नहीं, माँगना, क्या कहते हैं उसको? जब तुम किडनैप कर लेते हो फिर उससे फिरौती कुछ ऐसे ही बोलते हैं, वो माँगते हैं ना, तो वही मतलब बोलेंगे कि मेरे भाई ये लोगों को छोड़ दो और इमॉर्टल एसेंस स्टोन ले लो, तो वही फेंगयुआन मतलब कहेगा कि हाँ भाई दे दो फिर। रिसोर्स को लूटना है यार, है ना? ब्लैकमेल टाइप वाला। नहीं, इमॉर्टल गू को फीड करना, ऐसे-ऐसे चीज़ों को करना, बहुत सारी रिसोर्स को माँगेगा वो इन सबको छोड़ने के लिए, और मतलब खतरनाक होने वाला था। और रूल उसका देखो, एक सिंपल सी चीज़ थी फेंगयुआन की, रूल है ये कि मार दो, लूट लो, और ब्लैकमेल करके जितना छीन सकते हो सामने से वो भी छीन लो, और एंड में जला डालो, बर्न कर दो। यही होता है डेमोनिक पाथ का असली स्टाइल। और हाँ यार, थोड़ा-सा अगर मैं अटक-अटक के बोल रहा हूँ, थोड़ा-सा रुक-रुक के बोल रहा हूँ, तो सॉरी यार, इतने दिनों से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था ना, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा समझ जाना इस चीज़ को, सॉरी। अब आगे सीन देखते हैं। यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है साउथर्न बॉर्डर का यानशुओ माउंटेन पर, जो कि शिया क्लैन का हेडक्वार्टर था, और ये ब्लेस्ड लैंड था जियानवेन का। ब्लेस्ड लैंड के अंदर मॉर्टल गू हाउसेस थे। एक कंटीन्यूअस पैलेस चे रेंज में ना एकदम सीन बना रहा था। एकदम ऐसा मान लो कि एक मॉर्टल मॉर्टल लेवल का गू हाउस था। उस गू हाउस के आस-पास ना एक बढ़िया सी रेंज बनी हुई थी। उस एरिया के रेंज में एकदम फ्लोट या जो मर्ज़ी कर रहा हो। इसके अंदर का सीन देखते हैं। सेंट्रल हॉल में शिया फाई क्यूआई तेज-तेज चल रहा था। वो रैंक 7 का लाइट पाथ गोई मॉडल था, और बैटल स्ट्रेंथ हाई थी। बस वू यू बू से थोड़ा-सा कम था। एक स्पेशल कर्व मूव की वजह से उसका नेचर इम्पेशेंट हो गया था। फेंगयुआन से वो पहले वू यी के डिस्गाइज़ में लड़ चुका था, और 5 साल का एग्रीमेंट भी था। पर अब फेंगयुआन का असली आइडेंटिटी और रैंक 8 लेवल स्ट्रेंथ सामने आ चुकी थी। तो वो एग्रीमेंट कब का भूल चुका था। तो यहाँ पे शिया फाई क्यूआई कहता है, "ये न्यूज़ कहाँ से आई? ये न्यूज़ कहाँ से आ गई? जल्दी बताओ।" उसकी साइड में एक रैंक 5 फेदरमैन मेड थी, मेड। शिया क्लैन के पास बहुत सारे फेदरमैन स्लेव्स थे, और ये मेड हॉल की स्टीवर्ड्स में से एक थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी जानती थी। तो फेदरमैन मेड कहती है, हाफ डे पहले ट्रेजर ऑफ हेवन में आया है। फेंगयुआन ने खुद कांटेक्ट किया था। उसने इन्फॉर्मेशन पादगू हमें भेजा, और उसने कुछ रैंसम नोट दिया है। अरे वो फिरौती माँगना होता है ना, हाँ वही कहते हैं उसको हिंदी में। ब्लैकमेल करके चीज़ें निकलवाएगा। शिया बोलेगा ना, मेरे पास शिया क्लैन की बंदी है, तुम्हारी शिया चा, इसको अगर ज़िंदा चाहते हो तो लाओ, निकालो मेरे लिए पैसा। वैसे टाइप का। अब देखते हैं आगे। पर्पल स्पिरिचुअल लाइट शिया क्लैन का मेन बिज़नेस था। रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल था। इस बिज़नेस में शिया क्लैन पूरे भाई 5 रीजन में डोमिनेंट था, एकदम टॉप लेवल पे। इसलिए उसका स्टॉल ओपनली रजिस्टर्ड था। फेंगयुआन को ढूँढने में प्रॉब्लम ही नहीं हुई, सामने ही था एकदम। तो शिया फाई क्यूआई गुस्से में कहता है, "हाँ, इस फेंगयुआन के गट्स तो भाई आसमान से भी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। कहाँ जाना चाहता है ये, हैं? मेरे शिया क्लैन को लूटने की कोशिश करता है क्या? इतनी हिम्मत है इसके अंदर?" मेड चुपचाप सुन रही थी। सिर्फ हॉल की एंट्रेंस तक छोड़ के वो रुक गई वहीं पे, मतलब
हट गई फिर वो। हॉल के अंदर देखते हैं, मेन सीट खाली थी। नॉर्मली शिया चा यहाँ पे बैठती थी, मतलब बैठती थी या तो उसकी विल आती थी, यही होता था। लेफ्ट टॉप सीट पर सेकंड सुप्रीम एल्डर शिया जाओ था और अर्थपात कल्टीवेटर शांत नेचर वाला क्लैन की बैकबोन था ये शिया चाओ, ये भी था। और राइट टॉप सीट पर थर्ड सुप्रीम एल्डर शिया चेन युआन, वो भी अर्थपात की बंदी थी। बाकी सीट पर शिया लुपाई, शिया क्विंकांग, शिया जाओमो, शिया फैन जैसे एल्डर्स या उनकी विल्स बैठते थे। बस शिया फाई क्यूआई लेट था तो वो यहाँ पे अब आया था। तो यहाँ पे देखते हैं शिया जाओ कहता है, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, चुपचाप और बैठ जा। शिया फाई क्यूआई बैठ गया, उसके हाथ में इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल को दिया गया, फेंगयुआन का रैंसम नोट था वो। शिया जाओ कहता है, सब आ चुके हैं ना, चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शिया फाई क्यूआई ने गू चेक करा, मैसेज शॉर्ट था और क्लियर था। एंड में बस एक इमेज थी, शिया चा सेविनरी मोटर प्राइमेसी के अंदर ट्रैप्ड है और उनको पता चल गया था प्रूफ के लिए कि हाँ वो उसी के पास है। ये देखते ही शिया फाई क्यूआई का गुस्सा एकदम फट गया। शिया फाई क्यूआई कहता है, वो फेंगयुआन एक प्योर चूहा है, एक चूहा भागने वाला, बस और कुछ नहीं। उसे ना जल्दी ही मारना पड़ेगा, बस मार दो उसको तुरंत ही। बाकी गुई मॉडल चुप रहे। हॉल का एटमॉस्फेयर तो बड़ा हैवी हो गया था। गुस्से के साथ साथ सब शॉक में भी थे। शिया क्लैन एक सुपर फोर्स था और आज एक डेमोनिक पाथ गुई मॉडल उसे बैक एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है और ऊपर से रैंसम भी मांग रहा है कि ला भाई फिरौती निकाल। सबसे बड़ा शौक ये था कि शिया चा जो कि फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है, रैंक 8, भाई फेंगयुआन के हाथों में आ गई। वो भी जिंदा पकड़ी गई है, जिंदा, मरी भी नहीं, जिंदा पकड़ी गई है। ये क्लियर हो चुका था कि फेंगयुआन की बेटर स्ट्रेंथ सच में रैंक 8 के लेवल की थी। अब आगे देखते हैं, शिया क्लैन के गु इमोटर्स ने पहले ही वो वीडियो देखा था जिसमें फेंगयुआ ने थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क को भाई कुत्ते की तरह पीटा था, उसकी हड्डियों को भाई सेल पे चढ़ा दिया था ट्रेजर हेवन के अंदर। तो ये सीन तो सब जानते थे। पर रैंक 8 को हराना और रैंक 8 को जिंदा पकड़ना बिल्कुल अलग लेवल की बात होती है। ये गैप एकदम हेवन एंड अर्थ जितना बड़ा था। शिया क्लैन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये लगा था कि भाई ये लोग भाग जाएँगे या बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो बस ये भाग जाएँगे, कुछ ना कुछ ऐसा करके आ जाएँगे, मतलब मरेंगे नहीं और आराम से चीज़ें हो जाएँगी, इतनी डरने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन जो भाई फेंगयुआ ने करके दिखाया ना कि ज़िंदा ही पकड़ लिया इनके लोगों को, तो वो भाई बहुत चौंकाने वाला सीन था। हिल गए थे सारे लोग कि इनकी फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को फेंगयुआ ने पकड़ लिया। पूरे शिया क्लैन की बैकबोन या लीडर कुछ भी मान लो, एल्डर उन एल्डर नहीं सुप्रीम एल्डर बोला जाएगा क्योंकि फर्स्ट एल्डर है वो, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है, एकदम लीडर टाइप वाला। तो उसको पकड़ लिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। और सच बड़ा खतरनाक था। और उससे बड़ा सच, मतलब सच इसलिए खतरनाक इनको लग रहा है ना, देखो उससे बड़ा इसलिए है क्योंकि फेंगयुआन एक रैंक 7 है। सीधा-सीधी बात है, फेंगयुआन एक रैंक 7 है। पावर लेवल उसका बोला जाता है कि रैंक 8 के बराबर है, लेकिन वो है तो रैंक 7 ना, ये तो बात सब जानते हैं ना। एक रैंक 7 ने एक रैंक 8 को, बहुत ज़्यादा है, क्या बोले, डज़न्स के आस-पास रैंक 7 के एक्सपर्ट को पकड़ लिया उसने, ऊपर से रैंक 8 वाली बंदी को पकड़ लिया, कितनी खतरनाक बात थी। ये रैंक 7 लोग हर क्लैन के ट्रम्प कार्ड फाइटर्स थे। रैंक 8 के बिना ये लोग ही साउथर्न बॉर्डर का बैलेंस कंट्रोल करते थे, इसलिए राइटियस पाथ ने इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई थी फेंगयुआन को पकड़ने के लिए। पर अब उल्टा ही हो गया, फेंगयुआन के हाथ तो सब पकड़े गए थे। सबसे बुरी सिचुएशन तो शिया क्लैन की थी। उन्होंने रैंक 7 नहीं बल्कि अपना इकलौता रैंक 8 पिलर ही खो दिया। ये सिर्फ एक प्रेस्टीज का इशू नहीं था, ये डायरेक्टली क्लैन फाउंडेशन को हिलाने वाली बात थी। शिया क्लैन ने शिया चा, मतलब एक शिया चा जो लौंडिया है, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है जो पकड़ी गई है फेंगयुआन के हाथों, शिया चा भाई वो एक मतलब होता है ना, लोग रिप्लेसेबल होते हैं कि उसकी जगह कोई और आ जाएगा, ये नहीं तो वो सही। लेकिन ये जो शिया चा थी ना भाई, इसको कैसे रिप्लेस करोगे, ये रिप्लेसेबल आइटम नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है। इसलिए तब यहाँ पे जो शिया जाओ था वो कहता है, शिया जाओ कहता है, मैं तुम्हें घबराने के लिए नहीं बुलाया है भाई, यहाँ घबराओ मत आके। क्लैन अब एक्सट्रीमली डेंजर में है। अब अभी हमें बस यूनाइटी चाहिए। यूनाइटी कह रहा हूँ, यूनिटी, हाँ, यूनिटी चाहिए हमें। एक साथ आना पड़ेगा हमें, एक साथ। जल्दी से कुछ प्लान बताओ, क्या करना है, कैसे करना है? सोचो यहाँ पे। ये बात बोलना भी उसके लिए बड़ा हैवी था, पर जब रैंसम नोट आया तो उसका प्रेशर थोड़ा-सा कम हो गया। शिया ज़ाओ कहता है, फेंगयुआन 1 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन माँग रहा है। तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में? थोड़ी देर तो साइलेंस रहा। फिर यहाँ पे शिया चेन युआन वो कहता है, अमाउंट ज़्यादा नहीं है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना कि मैसेज में लेडी शिया को रिलीज़ करने का कोई मेंशन ही नहीं है। हम इतना तो दे देंगे, लेकिन इसके बाद क्या? उसके बाद होगा क्या? सबने हाँ में सिर हिलाया। तो यहाँ पे शिया फाई क्यूआई एक्साइटेड हो गया। वो कहता है, क्यों ना हम बाकी क्लाइंट्स को बताएं, शायद उनके साथ भी सेम ही हो रहा हो, उनसे भी कुछ मांगा जा रहा हो। यहाँ पे शिया लू पाई ने थोड़ा सा हंसी मारी और कहा, तो सॉरी, हंसी मारी कुछ कहा नहीं, बस हंस दिया उसने। तो शिया फाई क्यूआई कहता है, क्या बे, क्या कहना चाहते हो, सीधा बोलो, हंस क्यों रहे हो? तो यहाँ पे शिया लू पाई जो पहले हंसा था, जो कि विजडम पाथ का एक्सपर्ट था, वो कहता है,
आउटसाइडर पे रिलाई करोगे। क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? हम बाहर के क्लैन वालों को बताएँ, उनके साथ भी सेम सिचुएशन हो, मतलब सेम सिचुएशन हो रही होगी। मतलब नहीं बोलना चाहिए वर्ड, पागल हो क्या बे? चोमू हो क्या बे? हैं? आउटसाइडर पे रिलाई करोगे। वो लोग तो चाहते हैं कि म हम अपना फर्स्ट सुप्रीम एल्डर खो दें। अगर फेंगयुआन सबको ही लूट रहा है, तो लूटने दो ना, बताओ लूटने दो, क्या जा रहा है? क्या किसी और क्लैन ने हमसे कॉन्टैक्ट किया, जो हम पहले जाके उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे? तो भाई शिया फाई की भाई चुप हो गया, वैसे तो चोमू ही बंदा है क्लैन का, तो क्या बोले, है ना? शिया क्लैन के पास अब रैंक 8 नहीं था, पर टेरिटरीज़ और रिसोर्स अभी भी बहुत ज़्यादा थे। ये सिचुएशन वू क्लैन से भी ज़्यादा डेंजरस थी। वू क्लैन का तो भाई क्या बोले, उनका तो इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, वहाँ पे तो वू योंग है, लेकिन इनकी तो हालत ख़राब है। वू क्लैन के पास तब भी वू योंग रैंक 8 था, फिर भी शैडो सेट के स्कीम में फँस गया था। साउथर्न बॉर्डर में यूनिटी कभी थी ही नहीं, इसलिए शिया क्लैन के लिए शिया चाकू खोना एक तरीके से इम्पॉसिबल था, यानी खो नहीं सकते उसको। थोड़ी देर बाद पर्पल स्पिरिचुअल लाइट स्टॉल पर फेंगयुआन की विल फिर से आती है। शिया क्लैन ने 1 मिलियन इमॉर्टलाइजेशन स्टोन दे दिए उसको, यानी ट्रांज़ैक्शन करने आई थी तो हो गया। शिया ज़ाओ खुद रिसीव करने आया था। शिया ज़ाओ कहता है हमें बात करनी है। फेंगयुआन हँसते हुए कहता है, ओके, पर मैं बिज़ी हूँ, जो बोलना है इन्फॉर्मेशन पाथ गू के ज़रिए बोलो, ऐसे नहीं। शिया ज़ाओ कहता रुको, मेरी बात सुन। जैसे ही सुन बोला, फेंगयुआन की विल तुरंत गायब हो गई, सुना भी नहीं उसने। शिया ज़ाओ गुस्से में था, पर कुछ कर नहीं सकता था, बस वहीं पे खड़ा रह गया, उसका दिल बड़ा हैवी फ़ील कर रहा था। ये तो क्लियर था कि फेंगयुआन किस चीज़ में बिज़ी था। साउथर्न बॉर्डर के इमॉर्टल उसके हाथ में थे और इनिशिएटिव फुल उसके पास था कि क्या करना है, क्या मारना है, ज़िंदा छोड़ना है, सब उसके हाथ में था। ऐसे होस्टेजेस के साथ वो जब चाहे लूटे, जो मर्ज़ी करे, है ना? पर फेंगयुआन केयरलेस नहीं था। उसने पहले ही सिर्फ़ 3 क्लैन्स को टारगेट किया। पहला क्लैन टारगेट कौन था? शिया क्लैन। शिया चा उसकी ओनली रैंक 8 प्योर क्लैन का एक पिलर था, तो उसको पता है इसके हाथ तो, मतलब इस लड़की के ज़रिए तो बहुत हम कमा सकते हैं। वही सीन चल रहा था और शिया क्लैन की तो फटी पड़ी है, 70 से 80% उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो गिर जाएगी। सेकंड टारगेट था यी क्लैन, क्योंकि फेंगयुआन ने यी यांग को पकड़ा था। और वो कौन था? यी क्लैन का स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक 7 फ्यूचर रैंक 8 कैंडिडेट था, यानी आगे जाके रैंक 8 बन सकता था और फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का ब्लड रिलेटिव था। पास्ट लाइफ में यी क्लैन ने उसे बचाने के लिए ह्यूज प्राइज़ दिया था, यानी पास्ट लाइफ में फेंगयुआन की पिछली लाइफ में भी कुछ हुआ होगा इसके साथ, किसी ने पकड़-वकड़ लिया होगा, इसका गेम बजा दिया होगा फील्डिंग सेट करके। तो उस टाइम पे भी ये क्लैन ने बहुत चीज़ें दी होंगी उसको बचाने के लिए। तो फेंगयुआन सोच रहा है पिछली लाइफ में जब इतना दिया है, तो इस लाइफ में तो मैंने इसको पकड़ा है, तो मैं देखता हूँ मैं कितना लूट लूँगा इसके ज़रिए। इसलिए फेंगयुआन तो इससे भी बड़ा हाई रैंसम निकालने वाला था। थर्ड विक्टिम यहाँ पे कौन था? ची क्लैन, क्योंकि कैप्टिविस्ट था ची क्लैन का सेकंड सुप्रीम एल्डर। ऊपर से ची क्यू पहले फेंगयुआन से डील कर चुका था ड्रीम पाथ गेम्स के ज़रिए, तो कॉम्प्रोमाइज़ नेचुरल था। फेंगयुआन ने जानबूझकर वू क्लैन या ताई क्लैन को पहले टच नहीं किया। जैसे ही वो ये 3 क्लैन, मतलब अगर मान लो ये जो 3 क्लैन है, जैसे ची क्लैन, यी क्लैन और शिया क्लैन, अगर ये 3 क्लैन झुक जाते हैं, तो भाई समझ जाओ ना, फिर उनसे भी कर सकता है। राइटियस पाथ भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा कि मेन मेन 3 क्लैन झुक गए, तो बाकी क्लैन भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है इसलिए। आगे देखते हैं, इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर, सवीनर इमॉर्टल प्राइमेसी मिरिंग ग्रीन हेवन के अंदर इमॉर्टल किलर मूव ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड दोबारा से चलाया गया। घोस्ट हैंड ने ये यांग के इमॉर्टल प्राइमेसी से ना, अरे यार मैं क्या बोलता था, इमॉर्टल प्राइमेसी में से एक रैंक 7 इमॉर्टल गू को चुरा लिया। अब यिंग वुशी और फॉर्मेशन स्पिरिट दोनों भाई शांत थे, एकदम खड़े थे। अब ये सीन अब उनके लिए नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि भाई उन्होंने इतना ज़्यादा इमॉर्टल गू निकलते हुए देख लिया ना, उनके सामने पता है, एक इमॉर्टल गू तो फेंगयुआन ने पहली बार चुराया तो भाई शॉक हो गए, अरे भाई रैंक 8 की चीज़ निकल आई, अरे भाई क्या मज़ा आ गया, अरे भाई गू चोरी हो रहे हैं। लेकिन अब उनके सामने ना, अब तो मान लो पहले 80 बार, अब मान लो 100, 150 बार, 150 भी यार मैंने कम बोल दिया। 200-300 बार इनके सामने ये जो हाथ है जाता है किसी के पेट में, वहाँ से कुछ चीज़ निकाल के ले आता है। और इन्होंने ये सीन इतनी बार देख लिया, इतनी बार देख लिया कि भाई इनके लिए तो अब ऐसा हो गया कि कुछ नहीं है ये तो, है ना? क्या बोलें? अब आगे देखते हैं। अब इसमें ना फेंगयुआन ने तो बहुत चीज़ें कर दी थी, बहुत सारे इमॉर्टल गू तो लूट चुका था। शिया चाके 2 रैंक 8 गू स्प्रिंग और समर भी निकाल चुका था। अब फेंगयुआन ने नया इमॉर्टल फॉर्मेशन बनाया गू रिफाइन करने के लिए। बेस था विज़डम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन, कोर में था लाइट ऑफ विज़डम। रैंक 9 विज़डम गू के सामने रैंक 7 के गू तो भाई बच्चे जैसे थे, आसानी से सप्रेस हो गए। फेंगयुआन की फॉर्मेशन पाथ प्लस विज़डम पाथ मास्टरी बिल्कुल इतनी बढ़ चुकी है, मतलब इनफ है, सब कुछ करने के लिए इनफ है, काफ़ी है। थोड़ी देर बाद गू रिफाइन हो गया। ये था एक स्पेस पाथ इमॉर्टल गो, ब्लू जेड ब्लोल बोल जैसा था और स्नो वाइट विंग्स के साथ था। फेंगयुआन कहता है ये है स्पेस ट्रैवल गो, मूवमेंट एबिलिटी का टॉप टियर चीज़ थी ये। शैडो सेट के रिकॉर्ड्स में इसका डिटेल था।
पहले इमोरियल पेगासस से मिला था। फेंगयुआन ने गू स्टोर कर लिया, खुद स्पेस पाथ कल्टीवेट नहीं करता था, पर उसके पास मेथड्स की कोई कमी नहीं थी। इस पॉइंट तक साउथर्न बॉर्डर के कैप्टिविस्ट के ऑलमोस्ट सारे इमॉर्टल को निकल चुके थे। इमॉर्टल एसेंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। शिया क्लैन के 1 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन बिल्कुल एकदम सूखी ज़मीन पर गिरता हुआ वाटरफॉल जैसा था, तो मज़ा सा आ गया फेंगयुआन को इतना लूट के। और 1 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन का मतलब था 1 मिलियन ग्रीन ग्रेप एसेंस, वो जो बीड होते हैं ना वही वाले एसेंस, जो इक्वल था 10,000 रेड डेट एसेंस के, यानी 10,000 रेड डेट एसेंस के। ये अमाउंट फेंगयुआन के हाईएस्ट रिकॉर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा था। फेंगयुआन ने फिर ग्रेट थीव घोस्ट हैंड यूज़ करा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फ्यूल आ चुका है तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। पर यी यांग की बॉडी से और कोई इमॉर्टल को निकला ही नहीं, तो उसने यी यांग को वापस ड्रीम रिलम में डाल दिया और नेक्स्ट टारगेट निकाला उसने ची क्लैन का सेकंड सुप्रीम एल्डर, जो कि अर्थपाथ का रैंक 7 था। फेंगयुआन ने बिना रुके मूव करा। प्लान सिंपल था, सब साउथर्न बॉर्डर इमॉर्टल के इमॉर्टल को लूट लेना। लोगों को बाद में छोड़ना ही पड़ेगा, तो अभी जितना लूट सको तो लूट लो। और ये एक्सटॉर्शन का एक ट्रांजैक्शन ही था। अगर फेंगयुआन कुछ होस्टेजेस को रिलीज़ नहीं करेगा, तो राइटियस पाथ भरोसा कैसे करेगा कि फेंगयुआन रिलीज़ करेगा या नहीं? वो तो अटैक करने लग जाएँगे, कुछ करने लग जाएँगे, कांड होने लग जाएँगे। वैसे तो मार भी सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं यार, थोड़ा मेंटेन करके रखना है ना चीज़ें, इसलिए। फेंगयुआन का प्लान ये था कि ची क्लैन का सेकंड सुप्रीम एल्डर और यी यांग, इन दोनों को पहले रिलीज़ करना है। ची क्लैन से पहले डील हो चुकी है और फ्यूचर में हेवनली कोड के अगेंस्ट सपोर्ट भी चाहिए, तो ची क्लैन को तो आराम से छोड़ दिया जाएगा। एक्सटॉर्शन भी एक स्किल होती है, डिमांड अगर वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो क्लैन्स डील तोड़ देते हैं। कुछ दिन बाद यी क्लैन का फर्स्ट रैंसम आया, जो कि 1.2 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन थे। वैल्यू में यिंग यांग और शियाचा से कम था, पर यी क्लैन ज़्यादा रिच था। सुपर फोर्सेस के पास नॉर्मली 1 मिलियन एसेंस स्टोन तो आराम से रिजर्व में रहते हैं, इसलिए फेंगयुआन पहले एसेंस स्टोन पे फोकस कर रहा था। ये अमाउंट वो निकाल सकते थे, तो उसने निकलवा भी लिया। पहले झुकाओ, फिर धीरे-धीरे ब्लीड करवाओ। फेंगयुआन को एक्सटॉर्शन का फुल एक्सपीरियंस था, इसलिए वो आराम से सारा काम करवा रहा था। तब फेंगयुआन ने सोचा और कहा, कहता है फेंगयुआन सोचते हुए, साउथर्न बॉर्डर के इमॉर्टल पकड़े गए, पर हेवनली कोर्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। रिवर ऑफ टाइम में उनका प्लान क्या है? वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी, उनकी तरफ से कुछ दिखाया नहीं गया हमें, इसलिए कुछ तो कर रहे होंगे ना वो। ईयर फ्लो एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन सिर्फ साउथर्न बॉर्डर के लिए नहीं था, वो हेवनली कोर्ट को बेट करना भी था, यानी चारे की तरह लाना था उनको यहाँ पे। लाना मीन्स ये है कि भले वो लोग यहाँ ना आए, एटलीस्ट वो कुछ मतलब एक्टिविटी दिखाएँ, कुछ करें, जिससे फेंगयुआन को एटलीस्ट उनके बारे में पता चले कि वो कर क्या रहे हैं ना, इसलिए। अगर एम्बुश होता तो वो रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी से अटैक करते, पर स्टार्ट टू एंड एक भी कोई मूव ही नहीं आया हेवनली कोर्ट का, वो तो एकदम साइलेंट रहा, जैसे आँखों पे पट्टी लगा ली उन लोगों ने। इसी वजह से फेंगयुआन का प्लान यहाँ फेल हो गया और उसकी जो सस्पिशियस था और ज़्यादा बढ़ गया कि भाई हेवनली कोर्ट कुछ तो खतरनाक मैटर, मतलब कुछ तो दाल पका रहा है वो। अब आगे सीन शिफ्ट होता है सवीनर रिमोटर प्राइमेसी के अंदर, मिनी रेड हेवन के अंदर। जैसे ही फेंगयुआन का टाइम पाथ क्लोन आया, काउंटलेस ईयर बीस्ट उसकी तरफ लपके। हाउल रोर आवाज आई, डेसोलेट और एशियंट ईयर बीस्ट भी आगे बढ़ने लगे। तब अचानक एक इमोरियल ईयर रोस्टर हवा में उतरा, उसके आते ही बाकी बीस्ट थोड़ा साइड हो गए। रोस्टर ने फेंगयुआन के सामने हेड झुका दिया, क्योंकि जो रोस्टर था ये वही मुर्गा था जो कि शियाचा के हाथों मरने वाला था, लेकिन फेंगयुआन ने बचा लिया था इसको और टेम कर लिया था, ये वही था और फेंगयुआन के आगे झुक गया, यानी टेम बीस्ट था ये। फेंगयुआन ने उसके रेड क्राउन पर हाथ फेरा और स्लीव्स हिला के बहुत सारे मॉर्टल ईयरगू गिरा दिए। रोस्टर ने अपना मुंह खोला और स्ट्रॉन्ग सेक्शन से सबको एकदम भाई खींच डाला, पूरा मुंह के अंदर भर गया सब। रोस्टर एकदम फुल खा लिया, फिर भी सेटिस्फाई नहीं था। फेंगयुआन ने फिर से स्लीव हिलाई, इस बार ईयरगू की बारिश हो गई, सब बीस्ट हैप्पी हो गए। कुछ टाइम बाद सारे बीस्ट इंक्लूडिंग इमोलर रोस्टर व्हाइट क्लाउड पर लेट कर रेस्ट करने लग गए। फेंगयुआन ने आसपास देखा और फ्लाई अवे हो गया। मिनी रेड हेवन में ऐसे 7 ईयर बीस्ट कम्युनिटीज थी। ये थर्ड कम्युनिटी थी जिसने अब मतलब अभी जो फीड हुई है इनको खाना खिलाया गया है। रिसेंट बैटल में साउथर्न बॉर्डर इमॉर्टल के साथ सबसे बड़ा लूट ईयर बीस्ट यही वाले थे, और मिनिमम डेसोलेट लेवल और बहुत सारे एशियंट वाले भी थे और 7 इमोरियल ईयर बीस्ट थे। सोल फाउंडेशन पहले 1 से 2 इमोरियल बीस्ट हैंडल कर सकता था, लेकिन अब सोल फाउंडेशन इतना या न्यू कल्टीवेशन इतना बढ़ गया कि 7 इमोरियल बीस्ट कंट्रोल में आ गए थे। इनमें से 3 इमोरियल ईयर रोस्टर थे, यानी वो जो मुर्गे हैं होते हैं वो 3 मुर्गे, 1 टाइगर, 1 ड्रैगन, 1 रैबिट और 1 हॉर्स। इस टाइम पीरियड में ईयर रोस्टर का बूम था, तो एक तरीके से बहुत सारे हो गए थे। पर इंडिविजुअली ये सब इमोरियल ईयर मंकी से वीकन थे, यानी जो इमोरियल ईयर मंकी हुआ करता था जो पहले मर चुका है, वो बैटल में मर गया, याद होगा। वो जो टाइम टाइम पाथ की ट्रिब्यूटरी थी रिवर ऑफ टाइम के अंदर, वो ईयर मंकी मर गया, वो बहुत पावरफुल मंकी था।
क्या बोले, पर साथ मिलके एक मंकी से ज़्यादा डेंजरस थे, यानी साथ मिल जाए तब कुछ पावरफुल हो जाए। फेंगयुआन सोच रहा था कि सोच में कहता है, ईयर बीस्ट बढ़ाने से फूड एक्सपेंस डज़न्स टाइम बढ़ जाता है और जो एक्सटॉर्टेड इमॉर्टल एसेंस ना हो, तो जो भाई फीड करना होगा ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। हाई रैंक ईयर बीस्ट बराबर क्या होगा, बड़ा पेट हो जाएगा उनका और इतने बड़े पेट में इतना सारा खाना हैंडल करना तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा। फेंगयुआन ने रैंक 8 ईयर फ्लो लाइक अ वाटर से एंडलेस इमॉर्टल ईयर गू रिफाइन किए, तब जाके पेट भरा है। पर ये इमॉर्टल गू यूज़ करने में रेड डेट इमॉर्टल एसेंस लगता है, यानी ईयर फ्लो लाइक अ वाटर जो है ना रैंक 8 लेवल का, वो बहुत सारे एकदम तुम्हें भाई इनफिनाइट अमाउंट में इमॉर्टल लेवल के ईयर को दे देगा। लेकिन भाई उन इनफिनाइट अमाउंट में लगाने के लिए, लेने के लिए तुम्हें इमॉर्टल एसेंस स्टोन तो चाहिए ना, स्टोन या एसेंस चाहिए, जिसकी वजह से फीड करोगे तभी तो इमॉर्टल गो रैंक 8 का चलेगा, तब जाके तो मॉर्टल लेवल के गो निकलेंगे ना, इसलिए। अब ईयर बीस्ट का खर्चा सबसे बड़ा एक्सपेंस बन चुका था। फेंगियो सोच में कहता है, डांगहुन माउंटेन 80% रिकवर हो चुका है। गट्स को प्रोडक्शन अब पॉसिबल है, लेकिन पैसिवली, ज़्यादा खतरनाक इंटेंस अमाउंट में नहीं, थोड़ा बहुत पैसिबल है, एक तरीके से हो जाएगा काम। जब डांगहुन माउंटेन फुली रिस्टोर होगा तब ईयर बीस्ट नया बर्डन बनेंगे, खतरनाक वाला। फ्यूचर में रिवर ऑफ टाइम के बैटल के लिए ये ईयर बीस्ट बहुत ज़रूरी थे, इसलिए फेंगिवान को उनको फीड करने का ये जो परमानेंट सोल्यूशन था वो निकालना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ ईयर बीस्ट की नहीं थी, ईगल ग्रुप्स भी सेम इशू वाले ही थे। फेंगयुआ ने पहले अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल एनस्लेव किया था और काफ़ी ईगल बीस्ट खरीदे थे, उनको फीड करना भी बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन था। अगर उनको सविनर रिमोट प्राइमेसी के वर्ल्ड में ट्रूली फिट करना हो तो भाई कंप्लीट फूड चेन बनाना पड़ेगा। बिग फिश, स्मॉल फिश और छोटे वाले श्रिम्प, यानी जो श्रिम्प नहीं होते, श्रिम्प को थोड़ी सी बड़ी फिश खा लेती हैं और बड़ी फिश को उससे भी बड़ी फिश खा लेती हैं और फिर ये मर जाती हैं, फिर इनको श्रिम्प्स खा लेते हैं, इनके मांस जो भी होता है, मतलब छोटी बोटियाँ वोटियाँ जो भी है, अरे यार खा लेते हैं इनको, फिर वो पालते हैं, फिर वो अंडे देते हैं, मतलब एक साइक फूड चेन होता है ना, वो बन जाती है। फूड चेन बनाना भी हेवनली दाव का डीप अंडरस्टैंडिंग होता है, पर अभी प्रायोरिटी ईयर बीस्ट थी क्योंकि उनका स्केल ईगल से भी काफ़ी बड़ा था। गुड न्यूज़ ये थी कि ईयर बीस्ट के लिए फूड चेन बनाना ईजियर था। फेंगजुआन के पास स्पेक्टर सोल की इनहेरिटेंस थी और लांगया की इनहेरिटेंस थी, इसलिए सोल्यूशन अवेलेबल थे। उसके पास 3 प्लान थे। पहला प्लान ये था कि ईयर एसेंस पूल बनाना। ये एक रिसोर्स पॉइंट होता है, मिनी रिवर ऑफ टाइम जैसा होता है। काम इसका क्या होता है, ईयर बीस्ट को रहने के लिए एक जगह बेस बना देना, वहीं पे वो ग्रो करेंगे और तीसरा रिप्रोड्यूस करेगा ये उनको, मतलब एक तरीके से बच्चों पे बच्चे होते रहेंगे उनके। ये किस लेवल के होते हैं, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8 और रैंक 9 सबके हो सकते हैं, मतलब सब यहाँ पे पाले जा सकते हैं और उतने ही लेवल का ये पूल होगा। इसके प्रोस ये होंगे कि स्पेस सेव होता है, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आराम से छोटे से स्पेस में काम बन जाएगा। टाइम के साथ ईयर गू प्रोड्यूस भी होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अगर ईयर वाले चीज़ें बीस्ट होंगी, ईयर वाले सब चीज़ें होंगी तो वहाँ पे ईयर गू भी बनेंगे और आगे चल के डे गू, मंथ गू भी आ सकते हैं, स्कोप होता है इसका, और माइक्रो रिवर ऑफ टाइम बन सकता है ये जाके। लेकिन हाँ, इसकी दिक्कतें भी होती हैं। जैसे इसे बनाने में भाई कॉस्ट आती है इनसेन लेवल की। अगर तुम्हें रैंक 6 लेवल का पूल बनाना है तो मिलियंस ऑफ एसेंस स्टोन लग जाएँगे। रैंक 7 का बनाना है तो रेयर टाइम सॉरी इमॉर्टल मटेरियल लगेंगे और मार्केट में मिलते भी नहीं है ऐसे, और कुछ भी हो सकते हैं, शायद टाइम पाथ वाले भी हो सकते हैं, बाकी टाइप के किसी भी टाइप के मटेरियल लग सकते हैं, कुछ पता नहीं है। फेंगयुआन को चाहिए था रैंक 8 लेवल का पूल क्योंकि उसके पास 7 इमोरियल बीस्ट थे, वो भी खतरनाक रैंक 8 वाले ही थे, तो इसलिए। तो दिक्कत वाली बात है ना, इसलिए रैंक 8 वाला ही चाहिए उसको। अब आगे देखते हैं, एक और प्लान था उसके पास, प्लान नंबर 2, गोल्डन एज प्लेटफ़ॉर्म। एक रैंक 7 टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस, मूव नहीं करता, एक जगह फिक्स रहता है ये। बनाने के बाद क्या हो मत सॉरी बनने के बाद क्या होगा, मून जैसा बनता है ये, मून जैसा बन के रहता है। ब्लेस लैंड के स्काई में ऊपर-नीचे होता रहता है। जैसे असली मून होता है ना, वैसे ही ब्लेस लैंड के अंदर एक मून आ जाएगा बस, और वो इधर से ऊपर-नीचे होता रहेगा। असल में एक गू हाउस होगा। इसका काम ये होता है कि एयर बीस्ट को स्टोर रखेगा, उनको डीप स्लीप में सुला देता है और फूड नीड बहुत कम हो जाती है, यानी जब सोएँगे ही ज़्यादा तो खाएँगे कब, है ना? तो फूड नीड कम हो जाएगी। इसके प्रोज़ ये थे कि एयर बीस्ट की स्ट्रेंथ यूज़ करता है और फेंगयुआन का इमॉर्टल एसेंस सेव रहेगा, लेकिन इसके कॉन्स भाई खतरनाक लेवल के थे। जैसे बहुत सारे टाइम पाथ इमॉर्टल को चाहिए इसको बनाने के लिए। फिक्स है ये, फिक्स है। रिवर ऑफ टाइम फाइट में यूज़लेस हो जाएगा। यानी एक जगह फिक्स रहता है ना, तो निकालोगे कहाँ पे? निकाल ही नहीं सकते, एक ही जगह रहेगा तो ले कहाँ जाओगे? मतलब रिवर ऑफ टाइम की जो फाइट आने वाली है आगे जाके, जब वो जाएगा रिवर ऑफ टाइम के अंदर दोबारा फेंगयुआन, तो वहाँ जाके तो यूज़लेस है, क्या बोले ना, इसलिए। तीसरा, बीस्ट की स्ट्रेंथ ड्रेन होने से बीस्ट मर सकते हैं और दांव-मार्क वेस्ट हो जाते हैं, ये भी दिक्कत है। और चौथा इसका लास्ट कॉन ये था कि जब बीस्ट जागते हैं, बंदा जागा, तो भाई उसको एक्स्ट्रा फूड चाहिए होता है, क्योंकि जस्ट जागा है वो अभी, इसलिए। तो आगे देखते हैं, ये तो हो गया दूसरा प्लान। अब देखते हैं तीसरे प्लान की बात।
12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन, ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन जो भी इसे कह लो, खतरनाक चीज़ है ये। इस फॉर्मेशन का कोर है 12 डिफरेंट इमोरियल ईयर बीस्ट। ये क्या है? ऑफेंसिव फॉर्मेशन है ये। मूव भी कर सकते हैं, इधर से उधर ले जाया जा सकता है इसको। इनएक्टिव टाइम में ये बीस्ट सील हो जाते हैं इसके अंदर, स्टैच्यू जैसे एकदम स्ट्रेट में रहते हैं, नो फूड नीडेड। यानी एक ऐसी फॉर्मेशन जिसके अंदर तुम भाई अटैक भी करवा सकते हो और जहाँ मर्ज़ी इस फॉर्मेशन को उठा के ले भी जा सकते हो। ऊपर से अगर तुमने इसके अंदर बीस्ट रखे हैं, यानी जो ईयर बीस्ट है उसके पास, अगर ये वाले बीस्ट इसके अंदर रहते हैं, तो वो पूरे सील हो जाएँगे। ऐसा हो जाएँगे जैसे स्टैच्यू बन गए ऋतिक रोशन भाई अपने सफ़ेद वाले। धूम मूवी थी ना वो, हाँ, ऐसे ही टाइप वाला जो भी था। और आगे एकदम क्या है इसके अंदर ना, नो फूड नीडेड, यानी फूड बिल्कुल नीड नहीं रहता। और बैटल में सील रिलीज़ होती है, फॉर्मेशन बन के अटैक करते हैं ये। ये एक एशियन बैटल फॉर्मेशन है, जैसे ग्रीन ग्रेप रैम्पेज था ना, ग्रीन सिटी रैम्पेज वो वाली। और दूसरा हेवनली जायंट सोलार जो कि ब्लेसलैंड में थी, कौन-सा नाम था यार? अरे लांगिया ब्लेसलैंड के अंदर हेवनली जायंट सोलार थी और ग्रीन सिटी रैम्पेज उसके अंदर थी शायद हाई फैन नहीं, अरे कौन-सा था? हाई चैंग का जो ब्लेसलैंड नहीं हुआ करता था। हाई चैंग कौन-सा ज अरे हाई लौलान जहाँ से आई है, उसका ओरिजिन हाई ट्राइब से हुआ है ना, तो उस वाली ट्राइब में जो ग्रीन सिटी रैम्पेज हुआ करती थी, सबसे खतरनाक उनकी फॉर्मेशन, जो 5 या 4 जो भी इमॉर्टल साथ मिलके उसको चलाते थे। एक थंबनेल में मैंने दिखा रखी है, कितनी खतरनाक लगती है वो, वही फॉर्मेशन। बस डिफरेंस पता है इसमें क्या है? वो गू इमॉर्टल यूज़ करते हैं। गो इमॉर्टल्स यूज़ करते हैं, ये इमोरियल ईयर बीस्ट यूज़ करता है। यानी यही इसकी दिक्कत है, या तो गो इमॉर्टल यूज़ करे या तो बीस्ट यूज़ करे। मीन्स ये मत सोचना कि इस वाले को गो इमॉर्टल यूज़ करेगा, उस वाले को ईयर बीस्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ग्रीन सिटी रैम्पेज थी ना और हेवनली जायंट सोलार, उसके अंदर देखा नहीं था कि हेवनली जायंट सोलार के अंदर हैरी मैन फाइट कर रहे थे और ग्रीन सिटी रैम्पेज के अंदर 4 इमॉर्टल जो हाई ट्राइब के लोग थे, 4 इमॉर्टल वो साथ मिलके उस चला पाते थे ग्रीन सिटी रैम्पेज को। तो ये कहना चाह रहा है कि जो ग्रीन सिटी रैम्पेज और हेवनली जायंट सोलार है ना, उसके अंदर ह्यूमन लगते हैं उसको चलाने के लिए। लेकिन ये वाली जो मतलब ये फॉर्मेशन है, क्या नाम है इसका? 12 ज़ियोडिक बैटल फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन के अंदर भाई, इसके अंदर तुम्हें चाहिए इमोरियल ईयर बीस्ट। ये बीस्ट अंदर होंगे तब ये फॉर्मेशन काम करेगी। और बिगेस्ट एडवांटेज इसका सबसे बड़ा यही है कि भाई इसके अंदर ना भाई बिल्कुल फीडिंग कॉस्ट नहीं आती। 1% भी फीडिंग कॉस्ट नहीं है, यानी बिल्कुल खाना देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है, तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी था। 12 ज़ियोडिक बैटल फॉर्मेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये सिर्फ़ इमोरियल ईयर बीस्ट यूज़ करता है, एशिएंट या डेसोलेट ईयर बीस्ट इस फॉर्मेशन में बन ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, एकदम बैन है इसके अंदर। बन नहीं मीन्स बैन है इसके अंदर, जा नहीं सकते इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा इमोरियल ईयर बीस्ट ढूँढने पड़ते हैं और भी डिफरेंट स्पीशीज़ के चाहिए वो, और ये काम स्ट्रेंथ प्लस लक दोनों को माँगता है और ज़्यादा टाइम भी माँगता है। यानी अगर इस फॉर्मेशन को चलाना है, तो अभी फेंगयुआन के पास 7 इमोरियल ईयर बीस्ट हैं रैंक 8 के, तो उसको चाहिए कम से कम 10, 12, 15 और, तब जाके वो फॉर्मेशन बना पाएगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। फेंगयुआन ने डीप सोचा और उसने प्लान 1 ईयर एसेंस पूल चूज़ करा। फेंगयुआन सोच में कहता है इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है पर बेनिफिट भी सबसे बड़ा है। रैंक 8 ईयर एसेंस पूल बनाने में 30% कंप्लीट होने से पहले ही मेरी फाइनेंशियल डेंजर ज़ोन में चली जाएगी। यानी जितने भी मेरे फाइनेंस वाली चीज़ें हैं, यानी जो भी मैं कमा रहा हूँ, जो भी मेरा बिज़नेस चल रहा है, जो भी मैं कर रहा हूँ अभी, वो सब कुछ जितना मैंने करा है, सब कुछ 30% एकदम जब ये बनेगी फॉर्मेशन तभी खत्म हो जाएगा। यानी 100% बनने से पहले 30% पे ही आधा घर बनाइए और तुम्हारी सारी जायदाद लुट गई, है ना? तो वही बात हो जाएगी। फेंगयुआन रिच था पर रिवर्स फ्लो रिवर जैसे रिसोर्स बेच नहीं सकता था। ऊपर से हेविली कोर्ट का प्रेशर भी था। फेंगयुआन डिसीजन लेता है, कहता है कि सब कुछ एक जगह नहीं जला सकता मैं, पर अभी बेस्ट टाइम है ईयर एसेंस पूल बनाने का। तब उसने शिया क्लैन को मैसेज भेजा। फेंगयुआन कहता है नेगोशिएट करना है, पहले स्पाइरल डाउनलाइट के 3 पोर्शंस भेजो। शिया क्लैन का रिप्लाई आया। शिया क्लैन कहता है हम स्पाइरल डाउनलाइट प्रोड्यूस करते हैं पर वो फर्स्ट सुप्रीम एडिटर के इमॉर्टल प्राइमेसी में होता है, क्लैन स्टोरेज में कुछ भी नहीं है। और रिप्लाई एक्सपेक्टेड था, यानी ऐसा ही कुछ आने वाला था। फेंगयुआन कोल्ड स्मेल के साथ कहता है मुझे ये ऑलरेडी पता था। फेंगयुआन कहता है 3 नहीं अब 10 भेजो, ये तुम्हारी सिंसेरिटी होगी और तब बात होगी, वरना बस क्या बोले। यानी सिंपल सी बात है, शिया क्लैन इसको चोमू बना रहा था फेंगयुआन को, लेकिन फेंगयुआन चोमू तो है नहीं, उसने सीधा बोल दिया मेरे से मक्कारी मत करो यहाँ पे, मेरे से मक्कारी करी ना तुमने, अब देखो 10 और हिस्से भेजो। अब पैनिक में आ गए शिया क्लैन वाले। शिया क्लैन वाला एक बंदा कहता है स्पाइरल डाउन लाइट अल्ट्रा रेयर चीज़ है भाई, ट्रेजर हेवन में भी नहीं मिलता, 3 तक मैनेज हो सकता था जो तुमने पहले बोला था, लेकिन अब 10 कहाँ से लाएँ? फेंगयुआन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़माना नहीं, ये ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता, जाके लेके आओ।
अब आगे देखते हैं शांग क्लैन का सीन। फेंग युआन यहाँ पे कहता है कि मुझे 150 केजी 8 पार्ट्स जेड चाहिए, मैक्स 3 डेज का टाइम है तुम्हारे पास और अंदर दे देना 3 डेज के बस। शांग क्लैन का इमॉर्टल का फेस बिगड़ गया। शांग क्लैन का इमॉर्टल कहता है 80 पार्ट्स जेड रैंक 8 इमोर्टल मटेरियल है, तुम वो मांग रहे हो? ट्रेजर वाले हेवन में यूजुअली 5 केजी तक ही मिलता है, वहीं पे इतना ही ट्रेड होता है बस। इससे ज्यादा एक साथ निकालना बहुत मुश्किल है। फेंगयोन कहता है तुम्हारी क्लैन की स्ट्रेंथ पे मुझे पूरा भरोसा है, बहुत आराम से तुम निकाल लोगे। साउथर्न मॉडल में सबसे रिच कौन है? शांग क्लैन, शांग क्लैन, शांग क्लैन। तो आराम से निकाल लोगे तुम, कंडीशन बिल्कुल चेंज नहीं होंगी, जैसा बोलते हैं वैसा ही होगा। अब देखते हैं बा क्लैन का सीन। फेंगयुआन यहाँ पे कहता है मेरा 7 ट्रेजर वाटर कहाँ है भाई, वो कब तक ला रहे हो? तो बाक लैनी मॉडल कहता है सब कलेक्ट हो चुका है, पर्सन फॉर गुड्स एक्सचेंज तुरंत हो सकता है। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है अच्छा अच्छा, पर्सन फॉर गुड्स यानी मैं तुम्हारा आदमी वापस कर दूं और बदले में तुम मुझे मेरी चीज दे दोगे। बहुत बढ़िया बात कह दी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सिंसेरिटी दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन मैं पहले एक चीज़ भेज देता हूँ, ज़रा देखो। बाकलन का इमोटल शॉक में कहता है, हैं? ये क्या है? फेंगयुआन थोड़ा-सा शांत में तरीके से कहता है, तुमने पहचान में नहीं आ रहा क्या? ये तुम्हारे क्लैन के गू इमोटल का आर्म है। हाथ भेज दिया उसका भाई काट के। बाकलन का इमोटल चिल्लाने लग गया, कह रहा है, फेंगयुआन ये क्या मतलब होता है? फेंगयुआन कहता है, सिर्फ़ 7 ट्रेज़र वाटर देकर तुम अपना क्लैन मेंबर वापस चाहते हो? चोमू समझ रखा है क्या मुझे? पसंद नहीं आया तो मैं उसे मार ही देता हूँ ना, और किलिंग का रिकॉर्ड ट्रेज़र वाले हेवन में अपलोड कर दूँगा कि ये देखो आज हम कुकिंग करने वाले हैं इसको बाकलन के बंदे को, या फिर उसे वू क्लैन को बेच देता हूँ, है ना? कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। हा, हा, हा। बाकलन का इमॉर्टल गुस्से में काँप रहा था पर कुछ कर नहीं सकता था। बाकलन का इमॉर्टल अपने दाँतों को दबाते हुए कहता है, फेंगयुआन बात हो सकती है भाई, हो सकती है बात। फेंगयुआन कहता है बिल्कुल बात होगी, बात के लिए ही तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। पहले 7 ट्रेज़र वाटर भेज दो, अपनी तरफ से दिखाओ अपनी सीनियरिटी और मेरी तरफ से भी हो जाएगा। तुम वो क्लैन को टॉपल करके साउथर्न बॉर्डर का नंबर 1 फोर्स बनना चाहते हो ना? और तो इतनी छोटी-सी सोच तुम्हारी कैसे हो सकती है? जो माँग रहा हूँ वो दे दो भाई। वो क्लैन एक एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर के लिए कोई प्राइस नहीं देने से हिचकिचाता। अगर मैं उससे माँगता ना तुरंत ही दे देता, और तुम अपनी ब्लड लाइन के डिसेंडेंट यानी अपनी खुद के खून को बचाने के लिए कुछ नहीं दे रहे हो। इसमें भी रोना-धोना कर रहे हो, इसमें इसमें भी हेजिटेट कर रहे हो। अ, क्या मरने देना चाहते हो क्या उसे? बाकलन का इमॉर्टल भाई सफ़ेद चेहरा पड़ गया, गुस्सा भी था और मजबूर भी कुछ कर नहीं पाया, फेंगयुआ ने इतना सब सुना दिया। अब आगे देखते हैं। लुओ क्लैन, हुओ क्लैन और चाई क्लैन, ये सब फेंगयुआन के सेकंड वेव एक्सटॉर्शन टारगेट्स थे, यानी सेकंड नंबर पे इनका ही नाम आना था। काई क्लैन और वू क्लैन वो अभी अनटच्ड थे, इनको अभी छूना भी नहीं था फेंगयुआन को। फेंगयुआन ने हर क्लैन पर अलग-अलग डिमांड्स रखी थी। रेसिस्टेंस आया पर होस्टेजेस प्लस सीक्रेट लोकेशन की वजह से इनिशिएटिव पूरी तरह से फेंगयुआन के पास था। साउथर्न बॉर्डर राइटियर्स पास सिर्फ मजबूरी में पे कर सकता था और कुछ नहीं। अब आगे देखते हैं शिया क्लैन, वापस से शिया क्लैन के अंदर देखते हैं। सबसे ज़्यादा सिंसेरिटी दिखाई 10 पोर्शन स्पाइरल डाउन लाइट सबसे पहले फेंगयुआन के पास पहुंचे, यानी शिया क्लैन ने सबसे पहले अपना काम कर दिया। चाहे शिया क्लैन का इमॉर्टल कितना भी रोए, कितना भी रोना धोना करे, कुछ भी करे, कितना ही मुश्किल करना था, फेंगयुआन जानता था कि एक सुपर फोर्स है भाई, वो सुपर फोर्सेस की फाउंडेशन बहुत डीप होती है और वो अरेंज कर लेंगे। भले सामने से दिखा रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, मतलब वो नहीं होती जो हम सामान खरीदने जाते हैं तो एक आंटी होती हैं, अगर तुम एक सेलर हो, एक सेलर की तरफ से तुम बेच रहे हो अपना सामान मार्केट में, और तुम्हारे सामने एक आंटी आती है जिन्हें तुम बताते हो कि मतलब वो शर्ट पूछती हैं, कुछ भी प्राइस पूछती है, तो तुम डायरेक्ट उन्हें ₹700 बताते हो। भले तुम्हें पता है उसका प्राइस ₹500 है, लेकिन फिर भी तुम 700, 1000, 1200, 1500 एकदम बढ़ा-चढ़ा के बताते हो, क्योंकि तुम्हें पता है भाई ये आंटी ना, जिन्हें तुम अभी 700 बता रहे हो, 1000 बता रहे हो, ये धीरे-धीरे कम करवाते-करवाते ले आएँगी तुम्हें 200 तक। यानी नुकसान तो देखो तुम्हें होना है। तुम 500 की शर्ट लाए हो, तुम्हें वो ₹200 में ही बेचनी पड़ेगी, लेकिन कम नुकसान के लिए तुम्हें ज़्यादा बताना पड़ता है, वरना अगर तुमने पहले 500 की बताई तो वो ₹100 में जाएगी। आंटी बड़ी खतरनाक है, तो जानते हो ये बात तुम, है ना? बार्गेनिंग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। लॉन्डो को तो तुम 500 बताओ, उन्होंने 500 दिए, 500 में बात हुई, बात खत्म, एकदम ओके डील रही, है ना? बढ़िया से प्रॉफिट भी हो गया, बेच भी दिया। लेकिन भाई आंटी लोगों में ऐसा नहीं चलता, उनके टाइम पे तो एकदम समझदारी से चलना पड़ता है। आगे देखते हैं स्पाइरल डाउन लाइट की तरफ। स्पाइरल डाउन लाइट ये एक मटेरियल आया था, 8 पार्ट्स जेड जो कि दूसरे क्लैन से आए थे, और 7 ट्रेजर वाटर ये भी आ गया था। ये सब रैंक 8 थे। हाई क्वांटिटी रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल इसमें भी ये भी थे। यानी देखो रैंक 8 और रैंक 7 3 थे ना यहाँ पे, 2 रैंक 8 के और 1 रैंक 7 का था हाई क्वालिटी वाला, और सब एक के बाद एक फेंगयुआन तक पहुँच चुके थे। ईयर एसेंस पूल के ऑलमोस्ट सारे रिक्वायर्ड मटेरियल कंप्लीट हो गए थे। ये स्पीड शॉकिंग थी। अगर फेंगयुआन खुद कलेक्ट करता तो 10 साल लग जाते हैं। वो भी लक के साथ 10 साल लगते। अगर अनलकी हो तो भाई के तो
मटेरियल की जगह कुछ और ही लग जाते हैं। सुपर क्लैन्स के पास थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स का स्टॉक होता है, कंपैरिज़न ही नहीं है इन चीज़ों से तो, यानी आराम से वो लोग कर लेंगे, बस वो रोना-धोना सामने से दिखाते हैं। वैसे भी ये मटेरियल सिर्फ ईयर एसेंस पूल के लिए नहीं थे, काफ़ी चीज़ें इमॉर्टल को रिफाइनमेंट प्रिपरेशन के लिए भी थी। टाइम पाथ क्लोन एक इमॉर्टल फॉर्मेशन के सामने आया था, अब देखते हैं। फेंग युआन थोड़ा सोचते हुए कहता है, इस बार के बाद साउथर्न बॉर्डर के इन गू इमॉर्टल के पास एक भी इमॉर्टल गू नहीं बचेगा, यानी फिर से वो यूज़ करने वाला है ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड, और इतनी बार उसने यूज़ कर लिया है पहले से कि अब उनके पास बहुत कम बचा है, और अगर लास्ट टाइम ये भी यूज़ करा तो सब खत्म, उनके पास कुछ नहीं बचेगा फिर। साउथर्न बॉर्डर में 13 सुपर क्लैन्स थे, जिसमें वू, बा, शांग, ताई, हुओ, लुओ, क्याओ, चाई, शिया, यी, ची, यांग, याओ ये सब थे। सब जानते थे कि अगर फेंग युआन मरा तो हर क्लैन का प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए हर क्लैन ने कम से कम 7 मतलब रैंक 7 के तो वही ना यार, रैंक 7 के बंदे भेज दिए थे खतरनाक एक्सपर्ट। लेकिन बाज़ी पलट गई तो सब क्लैन का ही नुकसान हो गया। जितने भी सुपर फोर्सेस थे 13 के 13 सुपर फोर्सेस सबका नुकसान हो गया। और शिया क्लैन के तो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर वो गई थी मैम, उनका तो भाई डमरू बजा दिया फेंग युआन ने। ऊपर से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और चल रहा था, लग गए भाई क्लैन के शिया क्लैन। हर कोई इमॉर्टल एक्सपर्ट के पास कम से कम 2 से 3 इमॉर्टल गू थे, और कुछ जैसे शिया चा के पास ना 4 से 5 इमॉर्टल गू थे। वो जो लौंडिया फर्स्ट सुप्रीम एल्डर शिया क्लैन की, उसके पास सबसे ज़्यादा थे। एवरेज 3 इमॉर्टल गू तो पर पर्सन निकल ही रहे थे। फेंग युआन अभी भी लूट कंप्लीट ही नहीं कर पाया था, पर ऑलरेडी 100 से ज़्यादा इमॉर्टल गू उसके पास आ चुके थे। इमॉर्टल किलर मूव ग्रेट थी घोस्ट हैंड दोबारा से चलाया गया, और प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी यांग यांग कू को ड्रीम रेलम से बाहर खींच के लाई। यांग कू नाम का एक बंदा था, उसको एक रैंक 7 इमॉर्टल को चुरा लिया गया उसका। फेंग युआन एक्साइटेड था, कहता वाह, सोल सर्च इमॉर्टल गू उसको मिल चुका था। ये जो इमॉर्टल को चुराया गया उसका नाम था सोल सर्च। ये गू यूज़फुल था, पर फेंग युआन जानता था कि ये सिर्फ़ एक आइसिंग ऑन द केक है, यानी एक तरीके से वो नहीं होता एक केक के ऊपर जो चेरी होती है, बस वही एक चेरी है, अभी तो पूरा केक बाकी है। फेंग युआन आगे सोचते हुए कहता है, इसके बिना भी सोल पाथ गूज से सोल सर्च किलर मूव बना सकता हूँ, बस थोड़ा-सा इनकन्वीनिएंट होता है। काश डिवॉवर सोल इमॉर्टल को मिल जाता। शैडो सेट के पास पहले डिवॉवर सोल गूथ था। अगर अब होता तो सोल निकालना बहुत ईज़ी होता। यांग कू नाम के बंदे के पास 3 सोल पाथ इमॉर्टल गूथ थे, पर डिवॉवर सोल नहीं मिला। लास्ट टारगेट था वू क्लैन का लियो हाओ। फेंग युआन यूज़ करता है, मतलब यूज़ करता है उसके ऊपर भी। अब देखते हैं, ये बंदा मेरे फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को रिस्ट्रेन करता था। ये वही बंदा था लियो हाओ। इसी बंदे ने पता क्या करा था, जब फेंग युआन लड़ रहा था ना वो खतरनाक बैटल में, पिछली बैटल मतलब पिछला एपिसोड होगा, एपिसोड 200 उसमें देखा होगा जो खतरनाक बैटल हुई थी, उसमें ये जो लियो हाओ नाम का बंदा था ना, इसने ही ना जो पूरा मतलब एक तरीके से जो डोमेन था जिसके अंदर फेंग युआन ये सब लोग लड़ रहे थे, पूरी फॉर्मेशन उसको पूरा बाहर से या पता नहीं क्या कर दिया था। वैसे तो फेंग युआन की फॉर्मेशन थी, लेकिन इसने कुछ ऐसा चला दिया था ना जिससे फिक्स सिमुलर ट्रैवल यूज़ नहीं हो सकता था। होता है ना स्पेस को रेस्ट्रिक्ट कर देना, दरवाज़ा ही बंद कर देना जिससे फिक्स सिमुलर ट्रैवल यूज़ ही ना हो पर तुम भाग ना पाओ। इसी बंदे ने करा था, वरना फेंग युआन भाग जाता आराम से। लेकिन फेंग युआन को भागना तो ऊपर से था नहीं, उसने फँसा दिया सबको, वो तो अलग बात है। लेकिन भाई इसके पास खतरनाक चीज़ें होंगी। इसके पास पक्का स्पेस पाथ वाले या टाइम पाथ वाले मतलब कुछ खतरनाक गू तो होंगे इसके पास, क्योंकि यही बंदा था मतलब रोकने वाला फेंग युआन को। आगे देखते हैं इसके पास क्या छुपा है। काफ़ी ट्राई के बाद एक इमॉर्टल गू निकला और बूम आवाज़ आई। गू निकलते ही सेल्फ डिटोनेट कर दिया। फेंग युआन शॉक हो गया, वो कहता है ये क्या? दोबारा से स्टील किया, पर सिर्फ गू के टुकड़े मिले। इमॉर्टल गू हो या मॉर्टल गू, सब एक साथ ब्लास्ट हो चुके थे। फेंग युआन ने एनालाइज़ किया और समझ गया। फेंग युआन सीरियस होते हुए कहता है, ये एक रिफाइनमेंट पाथ मेथड है। जैसे ही एक गू प्राइमरी से बाहर आया, सारे गू एक साथ ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर गए। ये नॉर्मल टेक्नीक नहीं है, ये लॉन्ग हेयर इंसेक्टर के लेवल की चीज़ है। तुरंत ही कंक्लूजन उसने निकाला। फेंग युआन ने कहा, ये वू क्लैन का बंदा सिंपल नहीं है, ये ऑलमोस्ट पक्का हेवली कोड का एजेंट होगा जो कि वू क्लैन के अंदर था। हिस्ट्री के 3 सुप्रीम रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट थे, जिसमें से सबसे पहला आता था अपना लॉन्ग हेयर इंसेक्टर, दूसरा आता था ओल्ड इंसेक्टर तियान नान, तीसरा आता था ओल्ड इमॉर्टल कोंग जियो, और लास्ट दोनों ह्यूमंस थे, और बाकी लॉन्ग हेयर इंसेक्टर तो हेयर ही मैन था, इसलिए उनकी ज़्यादा ट्रू इनहेरिटेंस हेवेली कोड के पास है। यानी जो लास्ट वाले 2 बंदे हैं ना, उनकी इनहेरिटेंस हेवेली कोड के पास है जो ह्यूमन थे। फेंग युआन वो ही है बन के वो क्लैन के अंदर रह चुका था। वो जानता था कि वो क्लैन के पास ऐसे मेथड नहीं हो सकते। मतलब वो क्लैन के अंदर ये हेवेली कोड का एजेंट था, जो कि हम जानते हैं पहले से। पिछले एपिसोड में भी हमने देखा था ये एजेंट के बारे में। फेंग युआन का फेस डार्क हो गया। फेंग युआन सोचते हुए कहता है, मैं हेवेली कोड को रिवर ऑफ टाइम में ट्रैप करना चाहता था।
पर उन्होंने पहले ही साउथर्न बॉर्डर के ग्रुप में अपनी चीज़ें घुसा के रखी है, यानी अपने-अपने बंदे घुसा के रखे हैं। डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। फ़ेरिज़ेवी सिर्फ़ एक बंदा नहीं भेजेगी, बैकअप प्लान्स पक्का होंगे उनके पास, यानी और भी बंदे वहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा हुआ मैंने डिले नहीं किया, लू वाइयिन के चक्कर में नहीं पड़ा। अगर मैं उसके चक्कर में, उसको भी पकड़ने के चक्कर में होता, यानी ज़्यादा ग्रीड दिखाता, किसके चक्कर में? लू वाइयिन, यानी पैराडाइज़ अर्थ इमॉर्टल का जो मतलब इनहेरिटर है ना, उसकी इनहेरिटेंस है उसके पास, लू वाइयिन के पास, उसके चक्कर में रहता तो पक्का फेंग युआन फँस जाता। लगता है वू योंग ने ही हेवेली कोर्ट को इनवाइट किया सिर्फ़ मुझे डील करने के लिए। साउथर्न बॉर्डर के टैबू तोड़ने से भी वो नहीं डरता। ये बंदा सच में डेंजरस है, यानी वू योंग बड़ा खतरनाक है। क्योंकि एक रूल चलता है साउथर्न बॉर्डर के अंदर, तुम बाहर यार मतलब देखो, अंदर वाले अंदर में काम करो, जो तुम्हें काम करना है अपने साउथर्न बॉर्डर के अंदर रहो। एकदम बॉर्डर को क्रॉस करके तुम उधर-उधर से हेल्प नहीं बुला सकते, इधर से उधर चीज़ें नहीं कर सकते। एक टैबू है, यानी मना है, लेकिन फिर भी तुम ये करते हो, तो भाई ये गलत हो जाएगा, तुम्हारे लोग अगेंस्ट हो जाएँगे, जो भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वू योंग ने फिर भी ये काम करा था। फेंग युआन ने गू के जो चीज़ें थी उन सबको देखा, यानी जो पीसेस थे उन सबको देखा। फेंग युआन ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, गू एज़ बिफोर, मैन एज़ बिफोर, लैंडस्केप एज़ बिफोर की तरह गू को प्रीवियस स्टेट में लाने का कॉन्सेप्ट था। थ्योरी अच्छी थी पर प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मॉर्टल गू के दांव-मार्क होते हैं, इमॉर्टल गू के तो भाई ग्रेट दांव-मार्क होते हैं, ग्रेट दांव-मार्क के फ्रेगमेंट होते हैं। उन्हें रिस्टोर करने के लिए गू एज़ बिफोर लेवल टारगेट तो मतलब क्या बोले, उससे ऊपर होना चाहिए तभी कुछ हो पाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट इम्प्रैक्टिकल माना जाता था। पर अब फेंग युआन के अब उसके थॉट चल रहे, फेंग युआन बताता है, इस गू के टुकड़ों में मुझे गू एज़ बिफोर का एक हिंट दिख रहा है। यानी बाकी भले नहीं रिस्टोर हो पाएँ, लेकिन ये जो गू मेरे हाथ में है, इसके टुकड़े हैं, ये पक्का शायद रिस्टोर हो सकता है, इसकी कुछ होप है मेरे पास। फेंग युआन का ये थॉट था कि ये गू वर्म क्लियरली स्पेस पाथ के हैं, पर इनमें रिफाइनमेंट पाथ दावमार्क ऐड किए गए हैं। एक्टिवेट होते ही ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी जो ऐड वाले दावमार्क हैं वो किसके हैं? रिफाइनमेंट पाथ के दावमार्क हैं, तभी तो ये डिस्ट्रॉय हुआ। रिफाइनमेंट पाथ सिर्फ गू बनाने में नहीं, गू डिस्ट्रॉय करने में भी काम आता है, यानी उसमें भी एक्सपर्ट होता है। फेंग युआन की शार्प आइज़ एकदम चमकी, उसने कहा, हो सकता है ये गू वर्म, ये सारे कारकैसेस वाले हों, चुराए गए इमॉर्टल गू से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हों। यानी हो सकता है कि जो गूवम के टुकड़े हैं, ये कार्केसेस कुछ भी कहते हैं इनको, ये जो पीसेस हैं, ये वैल्यूएबल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ओरिजिनल गूवम से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहा है। एम्बुश का टाइम लियू हाउ ने फिक्स स्पेस इमॉर्टल गू से फेंग युआन के फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को भाई बंद कर दिया था। हवेली कोर्ट ने ये मेथड इसलिए नहीं ली कि फिक्स स्पेस गू फेंग युआन के हाथ ना लगे, क्योंकि वो और भी तरीके होते हैं फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को ब्लॉक करने के। फेंग युआन रियलाइज़ करते हुए कहता है, उल्टा है, उल्टा। इन गू के टुकड़ों से शायद मुझे गू एज़ बिफोर इमॉर्टल गू डिफाइन करने के क्लूज़ मिल जाएँ। फेंग युआन ने सब गूवम कारकैसेस यानी जो पीसेस थे केयरफुली स्टोर कर लिए अपने पास कि इनको बाद में देखेंगे। इस पे रिसर्च का स्कोप बहुत बड़ा था। बेस्ट मेथड होता कि डायरेक्ट हेवेली कोड की इनहेरिटेंस देखना, पर ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फेंग युआन सोचते हुए आगे कहता है, मैंने लॉन्ग हेयर ट्रू मीनिंग एब्ज़ॉर्ब किया है। मेरी रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर लेवल पर है। पर रिफाइनमेंट पाथ हिस्ट्री में सिर्फ लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ही नहीं, ओल्ड एंसेस्टर तियान नान और ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जू भी थे। वो भी तो बड़े खतरनाक लोग थे। उन दोनों की ज़्यादा इनहेरिटेंस तो पक्का हेवेली कोर्ट ने ले रखी होंगी, उनके पास होंगी। फेंग युआन क्लियर देख पा रहा था कि गू एज़ बिफोर का चांस सामने था, पर हेवेली कोर्ट एक आसमान जैसी दीवार बनकर उसके सामने खड़ा हुआ है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। फेंगयुआन एक सिंपल सी चीज़ बस यही कहना चाहता है कि अगर भाई हेवेली कोड बीच में ना होता, तो भाई ये ओल्ड इमॉर्टल कोंगजियो की कुछ चीज़ें ले लेता, यानी उनके थॉट ले लेता या कुछ चीज़ें पकड़ लेता, जैसे होता है ना, आइडिया ले लेना उनका, ओल्ड एंसेस्टर तियाननान उनका आइडिया ले लेना, तो इन सबके आइडियाज़ को मिक्स करके गू एज़ बिफोर को बना लेना। असल में ये जो पीसेस है ना, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि जो अभी ये गू टूटा है, तो फेंगयुआन सोच रहा होगा कि उसके पास गू एज़ बिफोर गू है और उसका यूज़ करके वो जो टुकड़े वाले जो पीसेस पड़े हैं इनको रिस्टोर कर देगा। असल में ऐसा नहीं है, उसके पास गू एज़ बिफोर नहीं है, ठीक है? उसके पास गू एज़ बिफोर नहीं है, और जो होगा भी तो वो इतना बढ़िया नहीं होगा कि वो इन सबको सही कर सकते, इतने खतरनाक वालों को। ज़्यादा से ज़्यादा गू एज़ बिफोर मॉर्टल लेवल की चीज़ों को ठीक कर पाएगा, यानी लेवल 5 से नीचे वाली, यानी रैंक 5 से नीचे वाली, उससे ऊपर नहीं कर पाएगा। उससे ऊपर करने के लिए तुम्हें चाहिए ऐसा गू जो कि दाव मार्क, जो ग्रेट दाव मार्क के फ्रेगमेंट होते हैं ना, उनको सही कर सके, फ्रेगमेंट्स को सही कर सके। तो उस फ्रेगमेंट को सही करने के लिए इमॉर्टल लेवल गू एज़ बिफोर चाहिए। उसको बनाने के लिए फेंग युआन को क्या करना है? ट्रू मीनिंग चाहिए, जिसमें उसके पास एक ही ट्रू मीनिंग है, और बाकी 2 के ट्रू मीनिंग नहीं तो एटलीस्ट आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई कुछ कुछ तो ऐसा ब्लूप्रिंट मिल जाए जिससे फेंग युआन बना पाए गू एज़ बिफोर को, जो कि इमॉर्टल लेवल चीज़ों को रिस्टोर कर सकता है। उसका एक हिंट अभी इसको यहाँ पे मिला। ये जो अभी इसको टूटे हुए पीसेस मिले हैं ना, इसको इन पीसेस के अंदर से एक हिंट मिला है। अब देखते हैं फेंगयुआन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, क्या होता है आगे।
सीन शिफ्ट होता है हेवनली कोर्ट। काउंटलेस हॉल शाइन कर रहे थे यहाँ पे। एक हॉल के अंदर फेरी जीवी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आईज में पर्पल लाइट फ्लैश हुई। फेरी जीवी शांत थी। वो कहती है फिक्स स्पेस इमोर्टल को सेल्फ डिटोनेट हो चुका है, यानी उसे पता चल गया कि उसका एक बंदा जो कि भेजा गया था स्पाई बन के वो मर चुका है। स्टार कंसलेशन चेस बोर्ड मिलने के बाद फेरी जीवी प्रेजेंट गु इमोर्टल वर्ल्ड की टॉप 3 विजडम पाथ एक्सपर्ट में आ चुकी थी। इस बार उसने ल्यू हाओ और जुन शेंग वांग को फेंगयुआन के अगेंस्ट भेजा था। तो ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड का काउंटर वो पहले ही प्रिपेयर कर चुकी थी। लास्ट टाइम फेंग जीजे से फिक्स मॉडल ट्रेवल चोरी हो गया था उसकी आंखों के सामने। इस बार वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करने वाली थी। फेरी जीवी कहती है युआंग क्विंगडू सामने आता और कहता है लेडी फेरी जीवी। तो फेरी जीवी ऑर्डर देते हुए कहती है फिक्स स्पेस गु रिफाइन करो, जो कि टूट चुका है। को यहाँ पे युआन क्विंग डू का एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गया। रिफाइनमेंट पाथ डाउन मार्क उसने खुद ऐड किए थे, इसलिए सिचुएशन उसे समझ आ गई कि भाई अगर ये मुझे दोबारा से रिफाइन करने को कह रही है मीन्स वो जो बंदा था वो मर चुका है। उसने थोड़ा-सा हेजिटेट करके पूछा। तो युआन क्विंग डू कहता है लेडी ज़ीवी लू हाओ का क्या हुआ? तो फेरी ज़ीवी कोल्ड टोन में कहती है मोस्ट लाइकली फेंग युआन ने कैप्चर कर लिया होगा। पर मैं प्रेफ़र करूँगी कि वो फेंग युआन के हाथों से मर जाए, ठीक है? तो युआन किंगडू शॉक में आ गया, फिर तुरंत ही समझ गया। अगर ल्यू हाओ कैप्चर हुआ इसका मतलब है बाकी साउथर्न बॉर्डर इमॉर्टल भी होस्टेज बन चुके होंगे। पर अगर ल्यू हाओ मरा है तो फेंग युआन और साउथर्न बॉर्डर राइटियस पाथ के बीच कंप्लीट हेटेड बन जाएगी। कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई कॉर्पोरेशन नहीं होगा। क्योंकि वो था तो वू क्लैन का बंदा, और अगर फेंगयिमान ने वू क्लैन के बंदे को मार दिया, भले वो एजेंट है, स्पाई है, लेकिन वू क्लैन को क्या पता? वू क्लैन तो अपना ही मानेगा उसको, और अपना बंदा उनका मर गया तो फेंगयिमान के खिलाफ हेटेड हो जाएगी, और सिर्फ एक क्लैन ही, बाकी क्लैन्स भी हेटेड करेंगे। यीत यान माउंटेन और ड्रीम रेलम बैटल के बाद साउथर्न बॉर्डर पहले ही वीक हो चुका था। अगर एलीट टीम भी मर गई तो उनकी फाउंडेशन ऑलमोस्ट खत्म है। फ्यूचर में जब 5 रीजनल केओटिक वॉर स्टार्ट होगा और रीजनल वॉर्स गायब होंगे, सेंट्रल कॉन्टिनेंट सीधा साउथर्न बॉर्डर पे अटैक करेगा। साउथर्न बॉर्डर इजीली डिवॉर हो जाएगा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट 2 रीजन का कंट्रोल ले लेगा और बाकी 3 रीजन पे ह्यूज डोमिनेंस बना लेगा। इस बड़े पिक्चर के सामने एक रैंक 7 को इमॉर्टल को सैक्रिफाइस क्या ही मैटर करता है? यानी फेरी ज़ी भी कह रही है मर जाए तो अच्छा ही है। ये समझने के बाद युआन क्विंग डू बोलता है आई विल गो रिफाइन फिक्स स्पेस को। वो जा रहा था रिफाइन करने। वो एक रैंक 8 एक्सपर्ट था। हेवनली कोड का ग्रैंड रिफाइनमेंट फॉर्मेशन के साथ फिक्स स्पेस इमॉर्टल को रिफाइन करना ऑलमोस्ट गारंटेड था। फिर भी फेरी ज़ीवी के दिल में बहुत अनईजी सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। विजडम पाथ गो इमॉर्टल्स के लिए ऐसे इमोशन एक एक तरीके से ना गट फीलिंग होती है, होता नहीं है कि तुम्हें लगने वाला है यार कुछ तो दिक्कत होने वाली है, कुछ तो खराब होने वाला है, तो उसको भी ऐसा ही लग रहा था। फेरी भी सोचते हुए कहती है क्या मैंने गलत कैलकुलेट किया है? ये बेचैनी जो मुझे हो रही है, बेचैन मतलब एंजाइटी है, बेचैनी सा मन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मुझे? उसने स्टार कैंसलेशन चेसबोर्ड पकड़कर दोबारा से डिडक्शन स्टार्ट करी। काफ़ी देर बाद उसकी आँखें खोली और रिजल्ट पहले जैसा ही था। फेरी भी एनालिसिस करते हुए कहती है फेंगयुआन का एम्बुश सक्सेस उस स्टार्टिंग स्टेप की वजह से हुआ जिसमें उसने साउथर्न बॉर्डर इमॉर्टल को टाइम पाथ फॉर्मेशन में फंसा दिया। ये उसका खुद का काम नहीं, ये शैडो सेट का पुराना सेटअप था। रिवर ऑफ टाइम के ट्रिब्यूटरी के पास नेचुरल दावमार्क से बनाया हुआ फॉर्मेशन पाथ। ग्रैंड मास्टर को इमॉर्टल मटेरियल चाहिए होते हैं। सिर्फ ग्रेट ग्रैंड मास्टर ही नेचुरल दावमार्क से डायरेक्ट इमॉर्टल फॉर्मेशन बना सकता है। शैडो सेट के पास ऐसे एक्सपर्ट थे और उन्होंने ये फॉर्मेशन काफ़ी पहले ही सेट करके रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी को हाइड कर दिया था। पर नेचुरल दावमार्क से बनी फॉर्मेशन का एक बड़ा ड्रॉबैक भी होता है। नेचुरल दाव मार्क से बनी टाइम पाथ फॉर्मेशन हर जगह सेम नहीं होती। एरिया के दाव मार्क जैसे होते हैं फॉर्मेशन वैसे ही बनती है। इसलिए फेंगयुआन दोबारा साउथर्न बॉर्डर जैसे एम्बुश रिपीट नहीं कर सकता, यानी दोबारा से वो चीज़ नहीं बना सकता जो उसने पहले यूज़ कर ली है। फेरी ज़ीवी एनालिसिस करते हुए कहते हैं इमॉर्टल फॉर्मेशन के बिना अगर फेंगयुआन ड्रीम बॉडीज ब्लास्ट भी करे तो ड्रीम रेलन स्लो एक्सपेंड होता है। गो इमॉर्टल ईजिली उससे हट जाएंगे और बच जाएंगे। इमॉर्टल बैटलफील्ड यूज़ करे भी तो ड्रीम रेलम के अलावा बाकी बैटलफील्ड ड्रीम रेलम में ही खत्म हो जाएंगे, यानी फट फुट जाएंगे, क्योंकि ड्रीम रेलम सबसे खतरनाक चीज़ है। इसलिए फेंगयुआन का ड्रीम रेलम टैक्टिक अब ज़्यादा डेंजरस नहीं रहा क्योंकि लोग उससे बच जाएंगे। फिर भी अनईजी मेरे को ये जो अनईजी फीलिंग मेरे को लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गट फीलिंग जो मुझे आ रही है, अनईजी सी फीलिंग। ये अनईजी सी फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि सारे तरीके तो मुझे यही बता रहे हैं कि वो फॉर्मेशन दोबारा बना नहीं सकता, यानी जो उसने भी इतने खतरनाक लोगों को कैप्चर करा है वो दोबारा ये नहीं कर पाएगा। और साथ में जो ड्रीम रेलम का यूज़ करके वो भाग जाता है या बच जाता है वो भी नहीं कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच सकता है चीज़ों से, लेकिन मतलब वो नहीं कर पाएगा कि लोगों को नुकसान पहुँचा पाए, क्योंकि लोग हट जाएँगे। ड्रीम रेलम को बनने में टाइम लगता है, यानी जैसी बॉडीज़ फटेंगी वहाँ पे ड्रीम रेलम बनेगा, लेकिन उसको भी बनने में टाइम लगेगा। फिर भी वो लोग बच जाएँगे जो भी उसकी रेंज में होंगे। तो मुझे ये अनईज़ी सी फीलिंग क्यों आ रही है? सारी टैक्टिक तो फेंगयुआन की मुझे पता है, लेकिन ये अनईज़ी फीलिंग ये क्यों हो रहा है? फेरी ज़ी भी आगे सोचते हुए कहती है, कहीं स्पेक्टर सोल तो नहीं है जो ये फीलिंग के पीछे है?
वो तुरंत ही स्पेक्टर सोल के एरिया में गई। वहाँ एक जायंट इमॉर्टल फॉर्मेशन चल रही थी जो सोल पाथ दाओमाक को कंटिन्यूअसली ग्राइंड कर रही थी, खत्म कर रही थी। एकदम भाई वो मिक्सी की तरह पीसे जा रही थी। फेरिज़ी कोल्ड टोन में कहती है, स्पेक्टर सोल 3 दिन में यहाँ के सोल दाओमाक खत्म हो जाएँगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारा रेजिस्टेंस बस लास्ट स्ट्रगल है। 3 दिन के अंदर तुम्हारा तो गेम खत्म है। यानी जो ग्राइंडर फॉर्मेशन है सब कुछ खत्म कर देगी, तुम्हें पीस डालेगी। स्पेक्टर सोल ने अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। स्टार कंस्टेलेशन चेस बोर्ड से चेक करने के बाद फेरिज़ी श्योर हो गई कि हाँ, स्पेक्टर सोल वाली जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 दिन में इस भाई का भी गेम खत्म है। फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। फेरिज़ी भी शॉक हो गई। वो कहती 1 मिनट, ये अनईज़ी फीलिंग ना स्पेक्टर सोल की तरफ से आ रही है, ना फेंग युआन की तरफ से आ रही है, तो ये अनईज़ी फीलिंग आ कहाँ से रही है? वो कहती है वेट, वेट, कहीं 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 फेंग जिंग हुआंग। वो तुरंत ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट के एक नेमलेस वैली पे पहुंची। यहाँ ड्यूक लॉन्ग फेंग जिंग हुआंग को गार्ड और ट्रेन कर रहा था। वाटरफॉल के पास फेंग जिंगवांग ड्रीम रेलम के बीच आंखें बंद करके बैठी थी। ड्यूक लॉन्ग साइड में खड़ा देख रहा था। फेरी जीवी क्वाइटली यहाँ पे आती है और अचानक फेंग जिंगवांग कहती है, और मतलब सॉफ्ट फिनिक्स क्राई एकदम सुनाई देती है और फिंगर से ड्रीम रेलम की तरफ पॉइंट किया। किलर मूव, ब्रेक ड्रीम। व्हाइट लाइट शूट हुई, ड्रीम रेलम फ्रीज हो गया, फिर मिरर जैसे टूट गया। फेंग जिंगवांग हैप्पी हो गई। वो कहती है, वाह बहुत बढ़िया, मैंने फाइनली ब्रेक ड्रीम सीख लिया है। ड्यूक लॉन्ग सेटिस्फाइड हुआ। फेरी जीवी शॉक्ड हो गई। नॉर्मल पाथ के रैंक 9 मूव भी ड्रीम रेलम पे यूजलेस होते हैं, लेकिन बस एक छोटे से किलर मूव ने, मॉर्टल किलर मूव ने, इमॉर्टल भी नहीं सिर्फ मॉर्टल किलर मूव ने ड्रीम रेलम को तोड़ दिया। यानी ये जो इमॉर्टल को हाउस लड़ने लेके आ जाते हैं बंदे, फुल एकदम खतरनाक किलर मूव चला देते हैं, इतने अटैक अटैक चला देते हैं, लेकिन ड्रीम रेलम पे लगते ही सब टूट जाते हैं, फट जाता है। ड्रीम रेलम पे कोई असर नहीं होता। लेकिन देख रहे हो, फेंग जिंग हुआंग ने सिर्फ एक छोटी सी उंगली टच करी और ड्रीम रेलम जो था टूट गया। इतनी खतरनाक पावर है। यानी फेंग युआन अगर ये यूज़ करे फेंग जिंगवांग के सामने, तो फेंग जिंगवांग तो चुटकियों में उसे हरा देगी। मतलब ड्रीम रेलम के चलते तो आराम से हरा देगी। अगर कोई और टैक्टिक होगी तो अलग बात है, वो तो आगे देखते हैं ना। ड्यूक लॉन्ग कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? फेरिज़ी कहती है, मुझे अनईज़ी फ़ील हो रहा है बहुत। रीज़न नहीं मिल रहा कि मुझे ये गट फीलिंग क्यों आ रही है। ड्यूक लॉन्ग कहता है, फेंग युआन, स्पेक्टर सोल, फेंग जिंगवांग सब चेक हो चुके हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है। तो फेरिज़ी कहती है, क्या रेड लोटस? ड्यूक लॉन्ग सीरियस हो गया, कहता है हाँ, रेड लोटस डीमन वनरेबल का ट्रू इनहेरिटेंस। फेरिज़ी की आंखें चमक गई। रेड लोटस वही था जिसने फेट इमॉर्टल गो को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। ड्यूक लॉन्ग कहता है, सर्च का क्या प्रोग्रेस है उसकी चीज़ों का? फेरिज़ी कहती है, प्रेजेंट और पास्ट पवेलियन रिवर ऑफ टाइम में है। फेंग युआन एंटर करेगा तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा। और इंटरनल याच ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ दिन में रिवर ऑफ टाइम में जाएगा। साथ में 3 ऑटम येलो क्रेन प्लेटफॉर्म और शार्क फ्लो लीवर भी बन रहे हैं। फेरिज़ी कॉन्फिडेंट होते हुए कहती है, ये 4 टाइम पाथ इमॉर्टल वो हाउसेस मिलके एक ऐसा बैरियर बनाएंगे जिसे फेंग युआन कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा और कभी आगे नहीं जा पाएगा। अब इसी के साथ दोबारा से यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है फेंग युआन के साइड। फेंग युआन के टाइम पाथ वाले क्लोन के हाथ के ऊपर स्पाइरल डाउन लाइट घूम रही थी। फेंग युआन कहता है, स्टार्ट करो। तुरंत ही इमॉर्टल एसेंस बर्न होना स्टार्ट हुआ। रैंक 8 स्पाइरल डाउन लाइट ब्लास्ट हुई और 100 ली का एरिया कवर हो गया। यिंग वुशी प्लस शैडो सेक्टर स्पाइरल डाउन लाइट को कंट्रोल और सील कर दिया ताकि ज़्यादा स्प्रेड ना हो और एक मतलब एक एरिया जो होता है ना, जितना ज़रूरत है उतने एरिया में जाए। फेंग युआन ने सेकंड स्पाइरल डाउन लाइट भी यूज़ करी। पूरा एरिया एकदम इल्यूज़नरी फ्लिकरिंग शैडो में एकदम बन सा गया और अब नया 7 ट्रेजर वाटर की बारी आ चुकी थी यूज़ करने की। टाइम पाथ क्लोन ने वाटर ऊपर उठाया और पर कंट्रोल फेंग युआन की मेन बॉडी ने ले लिया, क्योंकि क्लोन सिर्फ रैंक 6 का था, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, तो फेंग युआन ने अपनी ओरिजिनल बॉडी से उसको कंट्रोल करा। व्हाइट लाइट नीचे गिरी। 7 ट्रेजर वाटर बॉयल होने लगा। गोल्ड, सिल्वर, जेड जैसे बम्स उसमें मेल्ट हो रहे थे। नेक्स्ट मोमेंट 7 ट्रेजर वाटर एकदम आइस ब्लॉक बन गया। कोल्ड एयर फैल के एक्सैक्ट कह दिया, एग्जैक्ट 100 ली के एरिया को कवर कर गई। 100 ली पूरा। यिंग विशी कहता है, तुरंत ही यिंग विशी ने 8 पार्ट्स जेड फॉग ना थ्रो कर दिया। ये वही जेड था जो शायद उससे लिया था, पता नहीं कौन सा क्लैन था उससे। सब कुछ परफेक्टली एकदम सही से मतलब सही चीज़ों में हो रहा था, एकदम परफेक्टली लाइन वाइज लाइन हो रहा था सब कुछ। आगे देखते हैं। कुछ ही करीबन 5 से 6 दिन बाद जोर से रंबलिंग साउंड आई और एक 100 ली की लॉन्ग पूल कंप्लीट हो गई। बहुत बड़ी लॉन्ग पूल था, एकदम बहुत बड़ा पॉन्ड टाइप का मान लो। फेंग युआन कहता है, ये है मेरा रैंक 8 ईयर एसेंस पूल। लक प्लस प्रिपरेशन की वजह से फर्स्ट ट्राई में ही सक्सेस मिल गया था। फेंग युआन ने चेक करा, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। फिर उसने रिवर ऑफ टाइम का ट्रिब्यूटरी अपने सवेरेन वाटर प्राइमेसी में पुल करा, यानी अंदर खींच लिया। ट्रिब्यूटरी पुल में एंटर हुआ। पूल मतलब वो सॉरी अंदर पूल है ना, वो जो पूल
पहले इसने क्या करा, रिवर ऑफ टाइम की जो ट्रिब्यूटरी थी अपने इमॉर्टल प्राइमल सी के अंदर पुल किया, उसके बाद जो पुल वाला गु है ना उसके हेल्प से फिर उस पुल करने के बाद ट्रिब्यूटरी को, जो उसने इतना बड़ा पॉन्ड तालाब जो भी है वो सब बनाया, उसके अंदर ट्रिब्यूटरी को जोड़ दिया। बाहर निकलते वक्त स्लो और थिन सा हो गया। इस वजह से प्योर प्राइमल सी का टाइम फ्लो टेम्परेली स्लो सा हो गया। जब पूल एकदम से फिल हो जाएगा, टाइम फ्लो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शंस के बाद टाइम पाथ क्लोन और शैडो सेट कंप्लीटली एकदम थक चुके थे। फेंगयुआन का मेन बॉडी डिवाइन सेंस ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद ईयर एसेंस पूल और रिवर ऑफ टाइम इनविजिबल हो गए, गायब और परफेक्टली कंसील्ड हो गए सीधा प्राइमल सी के अंदर। सविनर निमोटो प्राइमल सी के अंदर कंसील हो चुके हैं ये। ईयर एसेंस पूल नॉर्मल रिसोर्स नहीं था, ये रिवर ऑफ टाइम के ट्रिब्यूटरी के साथ मर्ज हो चुका था, इसलिए कंप्लीटली हिडन था। ये सिर्फ पूल नहीं था, यानी एक पॉन्ड या एक तालाब नहीं था, ये एक डैम जैसा काम करता था। वाटर ड्रेन या स्टोर करो उसमें काम आता था, और सविनर इमोर्टल प्राइमेसी का टाइम फ्लो चेंज हो सकता था इससे। पहले फेंगयुआन डे पास लाइक ईयर जैसे किलर मूव यूज करता था टाइम चेंज करने के लिए, पर उसमें इमोर्टल एसेंस ज्यादा लगता था और बार बार यूज नहीं हो सकता था। अब ये ईयर एसेंस पूल के साथ ये काम बहुत ईजी हो गया था, एकदम डैम जैसा। डैम का पानी खोला तो फास्ट हो गया, डैम का पानी बंद करा तो टाइम वापस से नॉर्मल हो गया। इसी वजह से बहुत से गु इमोर्टल टाइम पाथ ना होने पर भी रैंक 6 या रैंक 7 ईयर एसेंस पूल बनाते थे। रैंक 8 पूल बनाना बहुत ज़्यादा महंगा प्लस फॉर्मेशन पाथ डिमांड करता था। लकी था कि फेंगयुआन फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर था, इसलिए सब काम हो गया। अब आगे देखते हैं। जैसे ही पूल बना, ईयर बीस्ट खुशी से एकदम भाई चिल्लाने लग गए। सिर्फ कुछ ही डेसोलेट ईयर बीस्ट ही जम कर पाए, क्योंकि वाटर लेवल अभी भी लो था। ईयर एसेंस पूल रिवर ऑफ टाइम का परफेक्ट कॉपी था, इसलिए ईयर बीस्ट अट्रैक्ट हो गए थे। ट्रिब्यूटरी आता रहा, पूल स्लोली एक्सपेंड हो रहा था और भर रहा था, पानी अंदर भरे जा रहा था। स्पाइरल डाउन लाइट प्लस 7 ट्रेजर वाटर प्लस 8 पार्ट जेड सब मर्ज हो चुके थे, सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। फ्यूचर में जब पूल फुल हो जाएगा, लेंथ इसकी करीबन 10,000 ली की होगी इस पूल की, पर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, इल्यूजन जैसा रहेगा। ये पूल एक इंडिपेंडेंट स्मॉल वर्ल्ड जैसा होगा। बिग एडवांटेज इसका यही है कि ईयर बीस्ट बाहर एस्केप नहीं कर सकते। इसका मतलब फेंगयुआन वाइल्ड इमोरियल ईयर बीस्ट भी इसके अंदर रख सकता था। अगर बैटल में उसके कंट्रोल्ड इमोरियल ईयर बीस्ट मर गए, तो वो टेम्परेली बाहर के ईयर बीस्ट को अंदर डाल सकता है और फिर उनको बीस्ट को एनस्लेव कर सकता है अंदर उसी छोटे से वर्ल्ड के, वरना तो वहां से डायरेक्ट भेज के यूज कर सकता है। ये चीज रिवर ऑफ टाइम के प्लान के लिए सुपर यूजफुल थी। और रिजल्ट के बाद फेंगयुआन के इंजरीज हील हो गए। फेंगयुआन ने आगे कहा, अब गु इमोर्टल के सोल और बॉडीज को थोड़ा सा सेपरेट करूंगा, फिर वन बाय वन सोल सर्च करूंगा जो भी मेरे पास कैप्चर लोग हैं। साथ ही वो साउथर्न बॉर्डर राइटर्स पाथ को थोड़ा सा मतलब लूटना भी जारी रखेगा। पर इस बार सब क्लैंस यूनाइटेड हो गए थे, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। उनका लॉजिक भी सिंपल था कि ईयर एसेंस पूल की वजह से वो लोग ऑलरेडी हैवी लॉस ले चुके थे। मतलब उनको नहीं पता फेंगयुआन ने ये बनाया है, उनको तो बस यही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी लॉस में, इसलिए वो सब यूनाइट हो गए थे। आगे देखते हैं। नेगोशिएशन का सीन, यानी नेगोशिएट हो रहा था, यहाँ पे बार्गेनिंग चल रही थी। शांग क्लैन का इमोर्टल कहता है, अगर तुम सिंसेरिटी नहीं दिखाओगे, साउथर्न बॉर्डर तुम्हें एक रिसोर्स भी नहीं देगा, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने आगे बोला, हम ऑलरेडी सिंसेरिटी दिखा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है, वरना चाहे तुम हॉस्टेजेस को मार दो, हम कुछ नहीं करने वाले, हम बेंड नहीं होने, यानी हम नहीं झुकेंगे। फेंगयुआन हल्का सांसा और कहा, कैसी सिंसेरिटी चाहिए, कुछ हॉस्टेजेस रिलीज कर दूं? शांग क्लैन इमोर्टल कहता, अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले इमोर्टल को वापस दो, बदले में हम रिसोर्स देंगे। साउथर्न बॉर्डर स्मार्ट था, अगर पहले हॉस्टेजेस को छोड़ मतलब एक तरीके से छोड़ दिया गया तो यूनिटी टूट जाएगी, इसलिए वो सोच रहे हैं कि पहले एक एक करके सब लोगों के इमोर्टल को वापस आ जाए, फिर हॉस्टेजेस वापस आए। वरना तो ये हो जाएगा कि अगर किसी बंदे का मतलब किसी एक क्लैन का हॉस्टेज बाहर निकल गया, तो वो क्लैन तो बोलेगा, अरे ले हमारा बंदा तो आ गया, हम तो जा रहे हैं, वो चले जाएंगे और यूनिटी टूट जाएगी। इसलिए प्लान था कि पहले इमोर्टल को लो, फिर प्राइमरी की रिसोर्स लो, फिर बॉडीज लो, फिर सोल लो। इसलिए इस तरह साउथर्न बॉर्डर साथ में आगे बढ़ेगा और साथ में पीछे भी हटेगा, यानी अगर नुकसान हो तो सबका हो और ना हो रहा हो तो किसी का ना हो। ये था पूरी यूनिटी का प्लान, लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी यूनिटी तोड़ी तो सब बिगड़ जाएगा।